हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म डाउटनेट। तो कैसे हैं आप लोग? फटाफट से आ जाइए और फटाफट से आके जो है इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज हम क्या करेंगे, आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, इसका वन शॉट करने वाले हैं। एक ही चैप्टर में जो है, एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट होने वाला है। चैप्टर बहुत ही प्यारा है, आपका इतिहास का चैप्टर है, इसका नाम है औद्योगिकरण का युग, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। फटाफट से आ जाइए और फटाफट से आके जो है इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाओ फटाफट से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ और जल्दी से आके जो है इसको ज्वाइन कर लो, फटाफट से आ जाओ। हेलो बेटा, हेलो, गुड इवनिंग। हाँ बेटा, थोड़ा लेट हो, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, इसकी वजह से लेट हो गया था मैं। बाकी तो अपनी क्लास अभी मस्त चलेगी, बढ़िया से चैप्टर से पढ़ेंगे अपन, है ना। तो जल्दी से मेरे जो छोटे मोटे मुन्ने चुन्नू मुन्नू हैं, फटाफट से आ जाओ, है ना, जल्दी से ज्वाइन कर लो आके। उसके बाद जो है शुरू कर देते हैं इस क्लास को, है ना, बिना किसी देरी के। ऑलरेडी हम काफी लेट हो चुके हैं, 2 मिनट लेट हो गए हम लोग। तो आ जाओ जल्दी से आ जाओ। और आई होप आपको सारी जो चीजें मैं अब तक पढ़ा रहा हूं समझ में आ रही होंगी। हाँ, एक चीज और करनी है आपको, इस लेक्चर के खत्म होने के बाद आपको होमवर्क जरूर अटेम्प्ट करना है। होमवर्क जरूर करना है आपको, बिना होमवर्क अटेम्प्ट किए भाई मत जाना, क्योंकि वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो होमवर्क जो है आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है, तो याद रखना। चलिए तो भाई स्टार्ट करें। सारे बच्चे एक बार मेरे को थम्स अप दे दो फटाफट से, जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना ज्यादा। चैप्टर जो है शुरू कर देते हैं। इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं करते बेटा, हम इंस्टाग्राम पर बहुत कम एक्टिवेट रहते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है दिन भर इंस्टाग्राम पे चलाते रहे, बहुत कम एक्टिवेट रहते हैं हम। कोई बात नहीं, रिप्लाई कर देंगे, है ना। कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो चलो चलो, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, ठीक है। थम्स अप दे दिया, बढ़िया है। चलो अब अपना चैप्टर जो है शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले जो है एक अनाउंसमेंट है भाई, आपको जैसा कि पता है हमारा धार जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है ना। तो इसमें कक्षा 10वीं का बैच है ये। बेसिकली आपको पूरी जो पढ़ाई आपकी कक्षा 10वीं की वो हम करवाने वाले हैं, है ना। इसकी हम बात करें, टीचर्स की हम बात करें, टीचर्स को आप जानते हो, सारे ही जो टीचर्स हैं उनको आप जानते हो, है ना। कभी ना कभी पढ़े हो आप इनसे, डेली पढ़ते हो आप इनसे, ठीक है। सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कवर करवाए जाएंगे। प्राइस की हम बात करें और उससे पहले भी अगर हम फीचर्स की बात करें तो आपको A to Z सारे फीचर्स मिल रहे हैं। यानी कि सिर्फ आपको जो है खुद से पढ़ाई करनी है ना। प्रॉपर आपको स्लाइड्स मिलेंगी, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा आपको सारे क्वेश्चंस की PDF मिलेगी। नवंबर के बाद जो आपका लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, इसमें हम आपको लाइव पढ़ाएंगे। तो सारे जो फीचर्स हैं वो हम आपको दे रहे हैं। तो भाई इस कोर्स को प्लीज परचेज करे बिना मत जाओ, क्योंकि भाई आपको अगर सिस्टमैटिक वे में पढ़ना है तो ये कोर्स बहुत जरूरी है। अगर प्राइस की हम बात करें भैया, प्राइस आपको ये पे नहीं करना 5,999, आपको सिर्फ देने हैं 5,999 रुपए, है ना। 3,999 रुपए आपको पे करने हैं। कूपन कोड अप्लाई करना है दाहड़, तो प्राइस घट के 3,599 हो जाएंगे। और कोई भी अगर क्वेरी हो, अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर 0124715850 पे जो है कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो भाई फटाफट से बताओ, शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है भाई, इतिहास का चैप्टर है। तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूं, इतिहास को हमेशा कैसे पढ़ो, इतिहास को हमेशा कहानी की तरह पढ़ो। कहानी मतलब जब आप चैप्टर को चैप्टर की तरह पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो आपको हिस्ट्री काफी बोरिंग लगेगी। तो काफी सारे बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है, हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है। भैया बोरिंग नहीं लगती, तुम्हारा पढ़ने का तरीका गलत है। तो अपने पढ़ने का जो तरीका है, मेथड है, वो थोड़ा सुधारो। उसके बाद जो है अपने आप ही जो है चैप्टर जो है इंटरेस्टिंग बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे एक चैप्टर है औद्योगिकरण का युग। थोड़ा सा आते हैं औद्योगिकरण का युग। अच्छा, औद्योगिकरण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। भैया बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग रही है। आज से भैया 100 साल पहले जो है इंडिया में कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, इतना कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं हुआ करती थी। जो भी उद्योग वगैरह हुआ करते थे वो छोटे मोटे उद्योग थे, हाथों से सिलाई करना, हाथों से बने हुए उद्योग जो है ज्यादा हुआ करते थे। अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो एज है, ये औद्योगिकरण का जो युग है, ये कैसे शुरू हुआ वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। आज के टाइम पे आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देखते हो भाई, हर जो चीज है, मेरी टी शर्ट से लेके आप जो शर्ट टी शर्ट फोन से लेके हर एक जो चीज है वो आज मशीनों से बन रही है, फैक्ट्रियों में बन रही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बन रही है। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, एक अलग लेवल की जो प्रौद्योगिकी है वो इस्तेमाल की जा रही है इनमें। तो ये जो आज का युग देख रहे हो, ये कैसे बना है? हर चीज के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री होती है ना। जैसे हम मानवों की हिस्ट्री है, वैसी हर चीज के पीछे, ये जो आज के टाइम पे इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन देखते हो, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां देखते हो, उन सब के पीछे क्या है? कोई ना कोई इतिहास होता है। तो हम इन्हीं का इतिहास पढ़ने वाले हैं। हम किसका इतिहास पढ़ने वाले हैं? हम औद्योगिकरण का, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो ये विकास हुआ है, इसकी जो है हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, इसका इतिहास पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। तो आई होप आपको पूरे चैप्टर की जो आउटलाइन है, पूरे चैप्टर का जो सार है, वो अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा। फटाफट से बताओ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ। अरे बताओ भैया, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इतना क्लियर है। और कहानी की तरह पढ़ना है देखो, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है आपको टिकना है भाई। कोई भी भाई छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि अभी से जो है आप पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो हिस्ट्री जो है आपकी अक्टूबर नवंबर तक जाते 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 बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी।
सामाजिक विज्ञान की जो है आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। आपकी चीजें मैं करवाऊंगा, एक एक चीज जो है मैं कवर करवाऊंगा, बस आपको क्या करना है, शुरू से लेके एंड तक जो है मेरे को साथ देना है, मेरा साथ देना है बस, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं भैया हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ठीक है। अच्छा, अब हर चीज के पीछे क्या होता है, हर चीज के पीछे ना हिस्ट्री होती है, एक इतिहास होता है। यानी कि जब ये औद्योगिकरण नहीं आया था, इससे पहले कैसी चीजें थी, इससे पहले क्या हुआ करता था, कुछ तो हुआ करता होगा यार, तो पहले उसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं कि भैया जो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, औद्योगिकरण नहीं हुआ था, उससे पहले क्या चीजें थी, उससे पहले जो है कैसे उद्योग हुआ करता था, उससे पहले धंधा कैसे हुआ करता था, उसके बारे में जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। चलिए अच्छा, अब इसके बाद थोड़ी सी देखो, जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं बनाना कम हुई और फैक्ट्रियां, मशीनें एवं तकनीक का जो है विकास हुआ, उसे हमने क्या बोल दिया, उसे हमने औद्योगिकरण बोल दिया। तो आपसे कोई पूछे कि ये औद्योगिकरण का एग्जैक्ट मतलब क्या है, एग्जाम में 1 नंबर का अगर प्रश्न आ जाए कि भैया औद्योगिकरण को जो है परिभाषित कीजिए, तो आप क्या लिखोगे कि जिस युग में क्या हुआ, जो हाथ से बनी वस्तुएं थी। हस्त निर्मित का मतलब क्या होता है, हस्त निर्मित का मतलब होता है कि हाथ से बनी हुई वस्तुएं, इनका बनना कम हुआ और लोगों ने क्या किया, लोगों ने फैक्ट्री बनाना शुरू कर दी और मशीनों से और नई नई तकनीक का जो है विकास हुआ, नई नई तकनीक से जो है वस्तुओं का निर्माण हुआ, उसे हमने क्या बोल दिया, उस युग को हमने बोल दिया औद्योगिकरण का युग। आई होप आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ये डेफिनेशन याद कर लेना, 1 नंबर में जो है प्रश्न आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें खैरियत समाज, इसमें खेतियर समाज। खेतियर समाज क्या होता है, खेतियर का मतलब क्या होता है, इसमें मतलब खेतियर का मतलब खेती करने वाला, जो लोग खेती किया करते थे। इसमें खेतियर समाज औद्योगिक समाज में बदल गया। तो ये यहां पे क्या होती है, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक बहुत बड़ा क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। ये हम अपने भारत की बात नहीं कर रहे हैं, भारत तो अभी भी चल रहा है भाई। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यूरोप की बात कर रहे हैं, जिसने हमें हमारे भारत को गुलाम बनाया था, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं हम, जिसमें जो है सबसे पहले क्या हुआ था, औद्योगिकरण हुआ था। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि सबसे पहले जो औद्योगिकरण हुआ था ये कहां पर हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो औद्योगिकरण हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। तो इसकी हम बात करें तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो यहां पे जो खेतियर समाज होता है, जो खेती करने वाला समाज होता है, वो औद्योगिक समाज में जो है बदल जाता है। और आप देखोगे 1760 से 1740 के बीच में क्या होता है, ये पूरा जो है औद्योगिकरण का युग चलता है ना, इसे ही पूरे युग को, यानी कि 17 से 60 से 18 से 40, लगभग आप बोल सकते हो 80 साल का ये जो पूरा युग है, क्या बोला जाता है, इसे जो है औद्योगिकरण का युग बोला जाता है। आप बोलोगे सर इतना लंबा समय, 80 साल लग गए, तो बेटा देखो जो बड़ी बड़ी चीजें होती है ना, अब आपने एक डायलॉग सुना होगा, ग्रेट थिंग टेक्स टाइम, है ना। तो जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं वो समय लेती हैं। तो यहां पे क्या हुआ भाई, जो बड़ी बड़ी चीजें उसने समय लिया, तो 80 साल लग गए, यहां पे 80 साल लग गए पूरे औद्योगिकरण को पूरे अच्छी तरह से आने में, ठीक है। धीरे धीरे हुआ, हर चीज जो है धीरे धीरे हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पूर्व औद्योगिकरण के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया औद्योगिकरण तो हो रहा है, जब औद्योगिकरण नहीं होता था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लगी थी, उससे पहले चीजें कैसे मैनेज हुआ करती थी भैया, उससे पहले भी व्यापार होता था। अगर आप व्यापार की हिस्ट्री के बारे में देखोगे तो व्यापार तो भैया बहुत पहले से हो रहा है, हजारों सालों से हो रहा है व्यापार। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से देखोगे, तब से लोग व्यापार कर रहे हैं। तो लेकिन उससे पहले व्यापार करने का तरीका क्या था, उससे पहले फैक्ट्रियां होती थी या नहीं होती थी, उससे पहले कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाती थी, तो उसके बारे में जो है थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। सर मैं एसएसटी पढ़ने में अच्छी नहीं हूं, तो बेटा मैं क्या करूं, तुम मेरे को पढ़ो, है ना, तुम मेरे को पढ़ो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए सर लाइक नहीं, अरे लाइक बढ़ाओ यार, एक बच्चे ने याद दिलवा दिया, लाइक बहुत कम दिख रहे हैं यार, लाइक करना भूल जाते हो, तुम पढ़ने पे ध्यान देते हो, लाइक करते ही नहीं हो। पहले लाइक करो उसके बाद पढ़ो, ठीक है। पढ़ने पे तो ध्यान दो, पहले लाइक कर दिया करो लेक्चर को, 200 से ऊपर पहुंचाओ यार लाइक। एक बच्चा कह रहा है सर कोई लाइक ही नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं पूर्व औद्योगिकरण के बारे में। तो यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में जो है औद्योगिकरण के पहले के काल को जो हम क्या बोलते हैं, पूर्व औद्योगिकरण बोलते हैं। पूर्व का मतलब पहले, तो औद्योगिकरण का पहले का जो काल था उसे हमने क्या बोल दिया, उसे हमने पूर्व औद्योगिकरण का काल बोल दिया, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यूरोप में सबसे पहले कारखाने लगने के पहले के काल को, जब कारखाने नहीं लगे थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लगी थी, मशीनें नहीं लगी थी, उससे पहले के युग को हमने क्या बोल दिया, उससे पहले के युग को हमने पूर्व औद्योगिकरण बोल दिया। इस अवधि में क्या हुआ, इस अवधि में जो है गांव में सामान बनते थे जिसे जो है शहर के व्यापारी खरीदते थे। अब इस अवधि में क्या होता था, मान के चलो इस अवधि में फैक्ट्रियां नहीं हुआ करती थी, है ना, छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, इनमें क्या होते थे भाई, छोटे छोटे शिल्पकार हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, है ना, ये सामान बनाया करते थे। और इन सामानों को क्या होता था, इन सामानों को खरीदा जाता था और बाहर जो है बाजारों में बेचा जाता था। ऐसे प्रोसेस चला करती थी। अलग अलग गांव में क्या है, लोग हैं, चीजें बना रहे हैं, उनसे चीजें खरीदते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया करते थे कि तुम हमारे लिए चीजें बनाओ, वो चीजें बनाते थे, उनसे चीजें खरीदी जाती थी और बड़े बड़े बाजारों में बेची जाती थी, ठीक है। इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोलते हैं पूर्व औद्योगिकरण। इसमें कोई भी एक फैक्ट्री नहीं लगती थी, फैक्ट्री का विकास उस टाइम पे नहीं हुआ था,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आदि औद्योगिकरण की। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भैया आज के टाइम पे क्या है, पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। आज के टाइम पे क्या है, इंटरनेशनल मार्केट है भाई। उसमें क्या होता है भाई, चीजों का आदान प्रदान होता है ना। पहले क्या हुआ करता होगा? पहले चीज थी भाई, पहले भी ये चीज थी, मतलब पहले भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था, लेकिन पहले जो है फैक्ट्रियां नहीं हुआ करती थी। फैक्ट्री के थ्रू जो है व्यापार नहीं हुआ करता था, लेकिन व्यापार तो होता था। किस तरीके से व्यापार होता था उसको समझ लेते हैं। देखो असल में क्या था भाई, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले क्या था, अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए जो है बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होता था। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई औद्योगिकरण नहीं हुआ था, उससे पहले कोई होता ही नहीं था, कोई उत्पादन ही नहीं होता था, ऐसा नहीं था। उत्पादन तब भी होते थे अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए। एक देश जो है दूसरे देश से बिजनेस किया करता था, व्यापार चलता था फुल, लेकिन उस टाइम पे जो है फैक्ट्रियां नहीं हुआ करती थी और बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन हुआ करता था भाई, है ना। यह उत्पादन कैसे होता था भाई? तो ये जो उत्पादन है ना, ये फैक्ट्रियों में नहीं हुआ करता था। तो सर कहां होता था? मतलब जब फैक्ट्री, आज के टाइम पे तो फैक्ट्री है, जितना भी उत्पादन होता है आज के टाइम पे कहां होता है? फैक्ट्रियों में होता है। लेकिन उस टाइम पे क्या था, फैक्ट्रियों में जो है उत्पादन नहीं हुआ करता था। तो सर कहां हुआ करता था? अब ये बताओ कहां होता था? तो यहां पे होता क्या था, बहुत सारे जो इतिहासकार हैं क्या बताते हैं, औद्योगिकरण के इस चरण को ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, हम इसे आदि औद्योगिकरण बोलते हैं। यानी कि हुआ क्या, देखो फैक्ट्रियों में क्या नहीं हो रहा, उत्पादन नहीं हो रहा। तो जैसा कि मैंने बताया क्या हुआ करता था, देखो छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, है ना, छोटे छोटे गांव हुआ, इसमें क्या है, छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे कारखाने हुआ करते थे, छोटे छोटे। अब यहाँ पे कोई बड़ा बिजनेसमैन आएगा, इनको पूरा कॉन्ट्रैक्ट देगा कि तुम हमारे लिए माल बनाओ, और ये माल बना के इसे बेचते थे। तो ऐसे जो है चीजें चला करती थी, यानी कि एक जगह काम नहीं होता था, काम जो है वो अलग अलग जगह हुआ करते थे। तो इसे हमने क्या बोल दिया, इसे हमने बोल दिया आदि औद्योगिकरण। अगर सिंपल सी भाषा में बोलूं, आदि औद्योगिकरण एक ऐसा युग था जिसमें जो है फैक्ट्रियों में उत्पादन नहीं हुआ करता था। ठीक है, आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अरे लाइक बढ़ते रहेंगे बेटा, लाइक तो बढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब इसमें क्या था, देखो इसमें था ये व्यापारियों का जो है गांव पर ध्यान देने का कारण शहरों में ट्रेड और क्राफ्ट गिल्ड बहुत शक्तिशाली थे। अब यहां पे कहानी है, क्या कहानी है, सुनो ध्यान से। अब यहां पे जो व्यापारी थे ना, ये क्या करते थे, ये गांव में जाते थे, गांव गांव जाके यहां पे जो भी शिल्पकार हैं, जो भी चीजें बनाते हैं, जो भी उत्पादन करते हैं, उनको जो है काम दिया करते थे। अब एक प्रश्न आएगा मन में कि सर ये शहर में क्यों नहीं देते थे? भाई फैक्ट्रियां तो शहर में लगानी चाहिए ना, शहर में अपना काम धंधा क्यों नहीं देखते थे? क्योंकि शहर में क्या होता था, शहर में जो है ट्रेड और क्राफ्ट गिल्ड्स हुआ करते थे। सर ये गिल्ड क्या होते हैं, गिल्ड सिस्टम क्या होता है? तो गिल्ड सिस्टम को अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं तो गिल्ड का मतलब क्या होता है कि यहां पे जो कुछ व्यापारी लोग हैं ना, जो एक जैसा धंधा कर रहे हैं, जैसे मान के चलो मैं कपड़े का धंधा कर रहा हूं, आप भी कपड़े का धंधा कर रहे हो, तीसरा बंदा भी कपड़े का धंधा कर रहा है, चौथा बंदा भी कपड़े का धंधा कर रहा है ना, हम एक ही शहर के हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक काम करते हैं, बाहर का कोई इंसान ना आ जाए, तो एक तरह की हम गिल्ड बना लेते हैं। और गिल्ड से क्या होगा, गिल्ड से ये होगा कि हम किसी बाहर के व्यापारी को नहीं आने देंगे। इससे क्या होगा, इससे जो है हमारा ट्रेड जो होगा, हमारा व्यापार जो होगा, ये मजबूत हो जाएगा। तो शहरों में क्या होता था, ये गिल्ड सिस्टम हुआ करते थे, जिससे ये क्या बना लेते थे, एक इनकी पूरी टीम हुआ करती थी, ये किसी भी बाहर के व्यापारियों को एंटर नहीं करने देती थी मार्केट में। तो ये मजबूरन जो व्यापारी थे वो कहां जाते थे, वो गांव की तरफ जाते थे। गांव की तरफ जो है यहां पे इनका माल बना करता था। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया शहर में क्या था, शहर में जो है बड़े बड़े गिल्ड और ट्रेड गिल्ड्स बन रखे थे, ट्रेड गिल्ड्स और बड़े बड़े क्राफ्ट गिल्ड्स जो है बन रखे थे, वो उन्हें रोका करते थे व्यापार करने से। इस वजह से जो है ये गांव की तरफ जाया करते थे। इतना क्लियर हुआ? फटाफट से बता दो, जल्दी से बता दो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, थोड़ा सा एंड तक साथ रहना, ठीक है। चलो इतना क्लियर हुआ, चलिए आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अच्छा अब क्या हुआ, देखो इस प्रकार के संगठन जो है प्रतिस्पर्धा और कीमतों पर जो है अपना नियंत्रण रखते थे। समझ में आ गया? ये जो गिल्ड सिस्टम है क्या करते थे, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या हो गया, कंपटीशन। कोई बाहर का आएगा ही नहीं तो कंपटीशन कैसे रहेगा, तो हम अच्छे से जो है व्यापार करेंगे। और कीमतों पर जो है अपना नियंत्रण रखते थे, कीमत जो है, प्राइस जो है अपने हिसाब से डिसाइड होगा। अब एक बात बताओ, तुम 4 लोग मिल गए और तुमने डिसाइड किया कि इस प्राइस पे जो हम कोई भी चीज बेचेंगे। अब मान के चलो कोई बाहर का व्यापारी आके सस्ते दाम में बेच सकता है, लेकिन तुम उसे घुसने ही नहीं दे रहे मार्केट में, तुमने गिल्ड लगा रखे हैं, तुम आओगे तुम्हें जूता मारेंगे हम। तो बाहर का कोई व्यापारी आ नहीं रहा, तो तुम प्राइस भी अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हो, कोई कंपटीशन भी नहीं है, कोई भी तुम्हारी प्रतिस्पर्धा नहीं है तुम्हारी। तो इससे क्या होता था, इससे जो है व्यापारी काफी फायदे में रहते थे। तो इसकी वजह से क्या है, जो दूसरे व्यापारी थे वो गांव की तरफ मुड़ते थे भाई, गांव की तरफ जो है लोगों का ध्यान जाता था। गांव में चलो, गांव में जो है लोगों को हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे और वो हमारे लिए जो है माल बनाएंगे। शहर में जाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, शहर में जाएंगे तो पिट के आएंगे।
अब क्या अच्छा क्या हुआ, वे नए लोगों को जो है बाजार में काम शुरू करने से भी रोकते थे। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, गिल्ड की बात हो रही है। ये सारा जो है बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो नए नए व्यापारी थे ना, इन्हें व्यापार शुरू करने में बड़ी मुश्किल हुआ करती थी। तो इसके लिए क्या करते थे, इसके लिए जो है ये गांव की तरफ जो है मुंह करना पसंद करते थे। भाई गांव में चलते हैं, गांव में कोई भी ऐसे सिस्टम नहीं है, तो गांव में जो है हमारा उत्पादन हो जाएगा, गांव में जो है हमारा धंधा बहुत अच्छे से चलेगा। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है सर, मैं एसएसटी में 2 साल से फेल हो रहा हूं। अरे बेटा, अब ये तीसरी साल फेल नहीं होगी, इतनी गारंटी देता हूं, क्योंकि आपको अमित भैया मिल गए हैं ना। अब तीसरी साल जो आप फेल नहीं होने वाले, गारंटी देता हूं इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स का मतलब पता होना आपको बहुत जरूरी है। जैसे एक हो गया स्टेपलर, है ना, स्टेपलर। एक हो गया फुलर, फुलट नहीं है, फुलर है, एल रा होगा, फुलर। और एक हो गया कार्डनिंग। तो बेसिकली प्रोसेस होती है। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, जो रेशे होते हैं ना, जो कपड़े के रेशे होते हैं, रेशे, है ना, इसे क्या किया जाता है, इसे जो है स्टेपल किया जाता है, यहाँ छाटा जाता है। इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम स्टेपलर बोल देते हैं। काइंड ऑफ एक प्रोसेस होती है। अगर मैं फुलर की बात करूं तो एक ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है, यानी कि चुन्नटे के सहारे जो है कपड़े को समेटता है, चुन्नटे के सहारे क्या करता है, कपड़ों को समेटता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम फुलर बोल देते हैं। ये बेसिकली पहले लोग हुआ करते थे, जब पहले कपड़े का काम बहुत बड़े लेवल पे चलता था, तो उसमें जो अलग अलग लोग थे जो अलग अलग काम क्या करते थे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेपलर्स बोलते हैं, किसी को हम फुलर बोलते हैं। कार्डनिंग किसे बोलते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें जो है कपास या ऊन आदि रेशों की जो है कताई की जाती है ना, जो कपास की और ऊन की कताई की जाती है, इनकी रेशों की कताई की जाती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम कार्डनिंग बोल देते हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्रोसेस है, तो एक नंबर में कभी कभी आ जाते हैं ना, ये एक नंबर में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि कार्डनिंग का मतलब क्या है, फुलर का मतलब क्या है, स्टेपलर का मतलब क्या है, तो आपको जो है इसका भी पता होना चाहिए। हाँ सर, आप 2 कॉपी कैरी मिनाटी की तरह लगते हो। अरे भैया, मैंने सोचा था मैं कैरी मिनाटी से अच्छा दिखता हूं, मेरे को तो ये लगा था मैं कैरी मिनाटी से बहुत हैंडसम दिखता हूं। चलो कोई बात नहीं, कैरी मिनाटी से दिखता हूं ना, ठीक है, लेकिन भाई मैं कैरी मिनाटी जैसा हूं नहीं, ठीक है, मैं टीचर हूं। चलो ठीक है, कारखानों की शुरुआत, कारखानों की शुरुआत कैसे हुई, अब उसकी बात कर लेते हैं भाई। अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने कारखाने नहीं लगे थे, उससे पहले की कहानी पढ़ी थी हमने। अब कारखाने लग गए हैं, अब कारखाने की शुरुआत कैसे हुई उसकी हम बात कर लेते हैं। समझ में आ गया? अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन का बात करी है। अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक ऐसे काल की बात की है जब ये शुरू हुआ ही नहीं था, तो वैसे सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा कि भैया जब औद्योगिकरण था ही नहीं तो चीजें कैसे चला करती थी। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब भाई इंडस्ट्रीज की शुरुआत कैसे हुई, कारखाने की शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सुनो, यहां पे सबसे पहले क्या हुआ, इंग्लैंड में, याद रखना, ये याद रखना हमेशा, सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी इसकी, तो इंग्लैंड से हुई थी शुरुआत, है ना। सबसे पहले भैया इंग्लैंड में क्या हुआ, कारखाने जो है 1730 के दशक में बनना शुरू हो गए थे। यहां पे हुआ क्या, देखो इंग्लैंड में ना अलग अलग विकास हुए भाई। आज के टाइम पे इंग्लैंड इतना विकसित है भाई, इतना छोटा सा है, इतना छोटा सा है, और इसने पूरे भारत पर राज किया, पूरे भारत पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर राज किया इसने। भैया इनके लोग जो थे वो टैलेंटेड थे, एक बात तो माननी पड़ेगी, है ना। वो ज्यादा टैलेंटेड थे या फिर हम ज्यादा बेवकूफ थे, वो पता नहीं, वो तो अलग मसला है, लेकिन उनके लोग जो थे वो बड़े टैलेंटेड थे, है ना। तो यहां पे हुआ क्या भाई, इंग्लैंड में अलग अलग नए नए इन्वेंशन होने लगे भाई, अलग अलग चीजों का आविष्कार हो गया, है ना। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार हो गया, स्टीम इंजन का आविष्कार हो गया। तो इन नए आविष्कारों ने ना पूरी सूरत बदल दी यूरोप की, है ना। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, तो भाई इसमें सबसे बड़ा रोल है औद्योगिकरण का, कारखानों का, है ना। तो ये जो शुरुआत थी ना, कहां से हुई थी, होता ना एक चीज, एक कोई चीज होती है, उसकी चिंगारी लगती है, वो चिंगारी कहां से लगी थी, तो वो इंग्लैंड से लगी थी। इंग्लैंड कहां पर है, तो यूरोप में, ठीक है। इंग्लैंड में कारखाने जो है 1730 के दशक में जो है खुलना शुरू हो गए थे। फिर क्या हुआ, 18वीं सदी के आखिर तक जो है पूरे इंग्लैंड में जगह जगह जो है कारखाने दिखने लगे। इस नए युग को क्या बोलते हैं, पहला प्रतीक बोला जाता है। इस नए युग का पहला प्रतीक किसको बोला जाता है, कपास को बोला जाता है। तो कपास क्या होती है, कपास कॉटन होती है भाई, है ना, कपास कॉटन होती है। यहां पे क्या हुआ भाई, अलग अलग कारखाने लग गए, और यहां पे जो एक प्रतीक जो है ना, कि सबसे पहले किसका उत्पादन शुरू हुआ था, यानी कि सबसे पहले सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हुआ था, तो कपास का बोला जाता है। कपास जो है एक प्रतीक माना जाता है, एक जो औद्योगिकरण का जो प्रतीक है ना, पहला उत्पादन किसका हुआ, तो सबसे पहले किसका हुआ था भाई, कपास का हुआ था, कॉटन का। तो आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे जो है कोई फेसबुक इंस्टाग्राम तो थे नहीं, ना अमेजोन थी कोई, ना उबर थे, ना ओला थे। उस टाइम पे क्या था भाई, उस टाइम पे ज्यादातर जो चीजें थी वो प्राइमरी गुड्स हुआ करते थे। लाइक जो प्राइमरी गुड्स होते हैं ना, कपड़े पहन लो, है ना, जो भी खेती वाली चीजें होती हैं, ये सब में जो है लोग ज्यादा डील किया करते थे। उस टाइम पे जो है कपास की बहुत डिमांड थी, कपड़ों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, है ना। तो अगर मैं बात करूं इस युग की, तो यहां पे जो है पहला प्रतीक जो है इस युग का किसे माना जाता है, कपास को माना जाता है। कपास का उत्पादन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया था इस टाइम पे, जब ये कारखाने लगने शुरू हो गए थे। ठीक है, आई होप आपको इतनी जो चीजें समझ में आ गई होंगी भाई। लाइक जो है 300 पहुंचा दो फटाफट से, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, देखो 19वीं सदी के आखिर में, अब क्या हुआ देखो, 19वीं सदी के आखिर में जो है कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। समझ में आया, हमने क्यों बोला इसको प्रतीक, क्योंकि भैया इसके उत्पादन में ना बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे
बढ़ जाती है बेसिकली, है ना। तो 19वीं सदी के आखिर में आते आते यहां पे क्या होता है, जो उत्पादन होता है ना कपास का, वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं 1760 में जो ब्रिटेन में आयात होते थे कपास, तो कितने थे वो, 5 मिलियन पाउंड थे, जो कि 1787 में आते आते कितने हो गए, 22 मिलियन पाउंड। पहले जो कपास आया करता था, आयातित कपास जो था, कितना आयात होता था पहले आयात होता था 5 मिलियन पाउंड का। अब कितने का हो रहा है भाई, अब जो है 22 मिलियन पाउंड जो है कपास का निर्यात हो रहा है 1787 में। ये सोचो कितना बढ़ गया, 5 से सीधा 22, यानी कि 5 चौक 20, 4 गुना बढ़ गया 1760। यानी कि आप बोल सकते हो 27 साल में जो है कपास का जो उत्पादन है, कपास की जो डिमांड है वो कितनी बढ़ गई, आप बोल सकते हो 22 मिलियन पाउंड हो गई। 5 से 5 चौक 20, यानी कि आप बोल सकते हो 4.5 गुना, इतनी ज्यादा जो यहां पे कपास की डिमांड हो चुकी थी। आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा। अब क्या हुआ भाई, अब कारखानों के लाभ क्या हुए, कारखाने लग तो गए, अब इनके लाभ क्या क्या थे, तो भाई लाभ तो बता रहे थे, लाभ बहुत ज्यादा थे। पहला लाभ क्या था भाई, पहला लाभ था भाई श्रमिकों की कार्य कुशलता बढ़ गई। अब भाई कहां जो है भाई 100 लगे हुए हैं, अब जो मशीन है, मशीन से भाई जो 100 का काम है वो 10 में ही हो जाता है। इससे क्या हुआ भाई, इससे जो एफिशिएंसी है, जो काम कर रही है, जो लेबर काम कर रही है, उसकी जो कुशलता है वो बढ़ जाती है। और क्या हुआ, अब नई मशीनों की सहायता से जो है प्रति श्रमिक अधिक मात्रा में जो है और बेहतर उत्पादन बनता है। पहले क्या था भाई, पहले जो है जो श्रमिक थे यानी कि जो मजदूर थे वो बहुत ज्यादा काम किया करते थे और उत्पादन जो है वो उतना सा होता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो मशीन आ गई है प्लस श्रमिक लगे हुए हैं, उससे क्या हुआ, उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है। उनकी जो मात्रा है काम करने की वो अधिक बढ़ जाती है। उससे क्या होता है, अधिक फायदा होता है वहां पे जो जिनकी फैक्ट्रियां होती हैं उनको बहुत अधिक फायदा होने लगता है। क्योंकि भाई अब देखो ना, अब मशीन आ गई है, पूरी फैक्ट्री लग गई है, अब सारे जो लोग हैं वो एक छत के नीचे ही काम कर रहे हैं। पहले क्या था, पहले जो है एक जगह काम नहीं होता था, कताई कहीं और हो रही है, कपड़ा कहीं और चला जा रहा है ना। मैंने क्या बताया, पहले क्या था, पहले भी हुआ करता था, पहले कोई फैक्ट्री नहीं होती थी, पहले गांव गांव में कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते थे, कोई सिलाई का काम कर रहा है, कोई कताई का काम कर रहा है, कोई बुनाई का काम कर रहा है, तो ये सब अलग अलग जगह हुआ करता था। लेकिन अब क्या है, अब सारी जो चीजें वो एक ही छत के नीचे हैं, कताई भी एक जगह होगी, बुनाई भी एक जगह होगी, कपड़ा भी एक ही जगह बनेगा, सब कुछ जो है एक ही जगह होगा। तो इससे क्या हो गया, इससे एफिशिएंसी बढ़ गई, काम जल्दी होने लगा और यहां पे अच्छी क्वालिटी का भी जो है काम निकल के आया, है ना। मतलब जो आप बोल सकते हो फैक्ट्री की एफिशिएंसी थी वो अलग लेवल पर जो है बढ़ जाती है। समझ में आ गया। चलिए अब क्या हुआ, देखो औद्योगिकरण की शुरुआत जो है मुख्य रूप से जो है सूती कपड़ा उद्योग में हुई, है ना। तभी हम क्या बोलते हैं भाई, हम कपास को जो है प्रतीक बोलते हैं औद्योगिकरण का। क्यों, क्योंकि इसमें जो है मुख्य जो शुरुआत हुई थी वो सूती कपड़े से ही हुई थी, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, इसलिए हम कपास को जो है प्रतीक बोलते हैं औद्योगिकरण का। कारखानों में श्रमिकों की निगरानी और उनसे काम लेना अधिक आसान हो गया। अब क्या है भाई, सब एक ही छत के नीचे हैं, सब एक ही छत के नीचे काम कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हुआ, जहां पे जो तुम्हारा बॉस था, यहां पे इन लोगों का जो बॉस था वो सब पे जो है अच्छे से निगरानी भी कर पा रहा था। जब निगरानी अच्छे से कर रहा था तो काम भी बहुत अच्छे से चल रहा था। तो ये सारे जो है फायदे देखने को मिले। एक फायदा और हुआ भाई, है ना। अब यहां पे एक घाटा भी क्या हुआ, घाटा क्या हुआ, अब मान के चलो जहां पे आपको 100 लोगों की जरूरत थी, अब वहां पे कितने लोगों की जरूरत है, सिर्फ 10 लोगों की जरूरत है। एक जो बंदा है वो 10 का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि मशीन आ गई है, तो यहां पे एक घाटा भी हुआ। कहां भाई, एक घंटे में सिर्फ 2 या 3 कपड़े बना करते थे, अब एक घंटे में 100 कपड़े बनने हैं मशीन की हेल्प से। तो ये सारी जो चीजें हैं ये फायदे देखने को मिलते हैं हमें कारखाने के, ठीक है। कारखानों के ये सारे जो है हमें फायदे देखने को मिलते हैं। आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे चलते हैं, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। भाई जो औद्योगिक परिवर्तन हुआ, अब आप सोच के देखो, ये जो परिवर्तन हो रहा था ये बहुत तेजी से हो रहा था या फिर धीरे धीरे हो रहा था। मैं किस परिवर्तन की बात कर रहा हूं, मैं औद्योगिक परिवर्तन की बात कर रहा हूं। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंजेस आ रहे थे, ये जो लोग हाथों से जो बना रहे हैं, अब वो शिफ्ट हो रहा था धीरे धीरे मशीनों से। तो ये जो चेंज है धीरे धीरे आए तो कि बहुत तेज आए, तो मेरा आंसर होगा बहुत धीरे धीरे आए। देखो कोई भी अगर बड़ी चीज होती है ना बेटा, तो उसे अपने पैर पसारने में ना बहुत टाइम लगता है। जैसे आप भी अपनी लाइफ में काफी बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन भाई बड़े बड़े काम रातों रात नहीं हो जाते, उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। सालों साल जो है मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाके जो है कोई महान चीजें हो पाती हैं। तो ऐसे ही सेम क्या था, औद्योगिकरण का सीन था भाई। स्टार्टिंग में जब ये मशीन वगैरह आई थी, कोई इन पर विश्वास नहीं किया करता था। भाई हम क्यों ट्रस्ट करें, इतनी महंगी मशीनें हैं, इनका मेंटेनेंस अलग होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट अलग लगेगी। तो जो लोग थे, जो व्यापारी थे ना, इन मशीनों को खरीदने से डरते थे बहुत। वो जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ना, जो पहले से चला आ रहा था, हाथ से बुनाई का, हाथ से कताई का, उसको ज्यादा फॉलो करते थे। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि भैया यहां पे क्या है भाई, यहां पे जो मशीनों से जो चीजें बनती हैं ये ज्यादा महंगी पड़ रही हैं। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ है, इसने पैर पसारना शुरू किए, एकदम से जो है बदलाव नहीं आए। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। तो इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। तो देखो औद्योगिकरण का जो है मतलब सिर्फ फैक्ट्री उद्योग का विकास नहीं था,
ठीक है, यहां पे औद्योगिकरण का मतलब क्या नहीं है, सिर्फ फैक्ट्री उद्योग से नहीं है, कपास तथा सूती वस्त्र उद्योग एवं लोहा व स्टील उद्योग में बदलाव काफी तेजी से हुए और ये ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। अब सुनो यहां पे क्या हुआ, स्टार्टिंग किससे हुई थी, स्टार्टिंग तो कपास से हुई थी भाई, कपास का उद्योग जो था, सूती वस्त्र का जो उद्योग था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब जैसे जैसे क्या हुआ, रेलवे आई, रेलवे का विकास हुआ, फैक्ट्रियों का विकास हुआ, तो यहां पे जो है लोहा जो था, स्टील जो था, इसका उत्पादन भी बहुत तेजी से बढ़ गया। ठीक है, और औद्योगिकरण का मतलब सिर्फ फैक्ट्री उद्योग से नहीं था, वहां पे दूसरे जो उद्योग हैं उनसे भी था। इसका मतलब देखो, औद्योगिकरण के पहले दौर में क्या हुआ, 1840 के दशक तक क्या हुआ, सूती कपड़ा उद्योग जो है अग्रणी क्षेत्र था। यानी कि अगर मैं बात करूं सन 1840 के दशक की मैं बात करूं, तो यहां पे कपड़ा जो उद्योग था ना, ये सबसे आगे था, इससे आगे कोई भी नहीं था। सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता था, कपड़ा उद्योग का होता था। लेकिन क्या हुआ भाई, यहां पे होता यह है कि जैसे ही रेलवे का प्रसार हुआ है ना, रेलवे का जैसे प्रसार हुआ, तो यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे उल्टा हो जाता है, यहां पे इसकी डिमांड तो कम हो जाती है और यहां पे लोहा इस्पात और स्टील की जो डिमांड होती है ये काफी तेजी से बढ़ जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, 1873 आते आते ब्रिटेन से जो है लोहा इस्पात के निर्यात की कीमत जो है 77 मिलियन पाउंड हो गई। समझ रहे हो, यहां पे ये जो निर्यात जो था लोहा इस्पात का, ये कितना हो गया भाई, ये 77 मिलियन पाउंड हो गया। 77 मिलियन पाउंड का निर्यात होता था और यह सूती कपड़े के निर्यातकों का दुगना था। मतलब समझ रहे हो, यहां पे जो सूती कपड़ों का निर्यात हो रहा था ना, उससे दोगुना हो गया, दोगुना। मतलब 77 मिलियन पाउंड का हो रहा था किसका, लोहा इस्पात का। स्टार्टिंग में आपने क्या देखा था, स्टार्टिंग में आपने देखा था कि भैया यहां पे क्या है, यहां पे सूती उद्योग जो है सबसे आगे है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये ट्रांजिशन आया और जो लोहा इस्पात था, जो स्टील थी, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये जो है दुगनी हो गई सूती कपड़े से, है ना। तो ये सारे जो है बदलाव भी देखने को मिल रहे थे, है ना। तो यहां पे बेसिकली किसकी बात हो रही है, रफ्तार की बात हो रही है, किस रफ्तार से बढ़ रहा है, तो इस रफ्तार से जो है बढ़ रहा था। समझ में आ गया। लेकिन औद्योगिकरण का जो है रोजगार पर खास असर नहीं पड़ा। तो यहां पे आपको लग रहा होगा कि भैया जब औद्योगिकरण आ गया होगा तो यहां पे बहुत सारे जो लोग होंगे वो बेरोजगार हो गए होंगे। तो यहां पे स्टार्टिंग में जो है इतना असर नहीं पड़ा, मतलब लोगों ने ना अपनी नौकरियां नहीं गंवाई। तो यही बोल रहा है कि भाई औद्योगिकरण जो है ना, इसका रोजगार पर कोई इतना खास असर नहीं हुआ। ठीक है, 19वीं सदी के अंत तक जो है पूरे यूरोप में, पूरे जो यूरोप था भाई, ठीक है, उसकी हम बात करूं तो कामगारों का जो 20% था ना, 20% से भी कम जो लोग हैं वो किसमें लगे थे, वो औद्योगिक क्षेत्र में लगे थे। इससे यह पता चलता है कि उद्योग पारंपरिक उद्योगों को जो है विस्थापित नहीं कर पाया था। समझ में आ गया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन हो तो रहा था, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, लेकिन हुआ यह कि यहां पे जो जितने भी श्रमिक थे उनका सिर्फ 20% ही किसमें था, उनका सिर्फ 20% ही औद्योगिक क्षेत्र में था, मशीनों के क्षेत्र में। बाकी के सारे किसमें थे, बाकी के सारे अभी भी हाथ से बुनाई वाले, हाथ से बनी हुई चीजों वाले क्षेत्र में थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ जो पारंपरिक उद्योग है, यानी कि जो पहले से चला आ रहा है, उस पर कुछ ज्यादा खास असर नहीं पड़ा। हमें ऐसा लगा होगा कि भैया बिल्कुल ही बंद हो गया होगा, जैसे मशीनें आई होंगी, ये जो पारंपरिक उद्योग है बिल्कुल ही बंद हो गया होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। श्रमिकों की जो नौकरी थी अभी भी सुरक्षित थी, वो अभी भी जो है पारंपरिक उद्योग में जो है अपना काम कर रहे थे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा, अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये जो नए उद्योगपति थे, इनका जो परंपरागत उद्योग की जगह क्यों नहीं ले पाए, है ना। नए उद्योगपति जो है परंपरागत उद्योग की जगह क्यों नहीं ले सके। यहां पे प्रॉब्लम है कि यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नए नए उद्योगपति थे ये प्रेफर किसको करते थे, औद्योगिक चीजों को करते थे या फिर परंपरागत जो उद्योग है उसे करते थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहां पर आंसर ये होगा कि भैया जो उद्योगपति थे ना, ये परंपरागत उद्योग जो था ना, इस पे ही ज्यादा रिलाई किया करते थे। इन्हें डर लगता था नई नई मशीनों को इस्तेमाल करने का, इन्हें इनके पास में बहुत सारे डाउट्स थे कि हम क्यों इस्तेमाल करें, है ना। तो देखो यहां पे पहला पॉइंट पढ़ो, औद्योगिक क्षेत्र में जो है काम करने वाले मजदूर की संख्या जो है कम थी, है ना। औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या कम थी। क्यों कम थी भाई, प्रौद्योगिकी बदलाव की गति धीमी है ना। जो प्रौद्योगिकी बदलाव है, यानी कि जो टेक्नोलॉजिकली चेंजेस आ रहे हैं, उसकी गति जो है बहुत धीमी है। कपड़ा उद्योग जो है एक गतिशील उद्योग था, गतिशील उद्योग है, प्रौद्योगिकी काफी महंगी है। इन्हें क्या लगता था, ये जो उद्योगपति ने ऐसा लगता था ये जो प्रौद्योगिकी है ना, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो फैक्ट्रियां हैं, ये जो मशीनें हैं, ये बहुत ज्यादा महंगी है, इन्हें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उत्पादन का एक बड़ा भाग जो है कारखानों की बजाय गृह उद्योग से पूरा होता था, है ना। जो उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग है वो कैसे पूरा हुआ करता था भाई, वो ऐसे पूरा हुआ करता था, वो कारखानों में नहीं होता था, वो कहां होता था, वो गृह उद्योग में। यानी कि वैसे ही जो परंपरागत उद्योग चल रहा था ना, कि हमने घर पे जाके कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी को, घर पे काम चल रहा है भाई, घर का काम, घर वाले जो है वो काम करके जो है सप्लाई कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे जो है जो उद्योगपति थे वो इस चीज पे जो है ज्यादा रिलाई करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि नए उद्योगपति परंपरागत उद्योग की जगह क्यों नहीं ले सकते, तो इसलिए नहीं ले सकते थे। ठीक है, क्योंकि प्रौद्योगिकी बदलाव काफी धीरे है और यहाँ पे प्रौद्योगिकी काफी महंगी थी। कपड़ा उद्योग जो है एक गतिशील उद्योग था। तो ये सारी जो चीजें, ये कारण था, इसलिए जो है यहाँ पे उद्योगपति जो है परंपरागत उद्योगों की जगह नहीं ले सकते थे। ठीक है, आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाथ का श्रम और
वाष्प शक्ति। अब भाई किसकी बात हो रही है? जो हाथों से बनी चीजें थी उसकी बात करेंगे और हम वाष्प शक्ति की बात करेंगे। यानी कि भाई ये जो बेसिकली ये जो पारंपरिक उद्योग है इसकी शक्ति क्या थी उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। देखो, तो उस जमाने में थोड़े से जो लोगों की मेंटेलिटी थी ना वो थोड़ी सी अलग थी। आज मैं टी शर्ट पहना हुआ ये वाली, शायद ये किससे बनी होगी? मशीन से बनी होगी, कोई हाथ से नहीं बनाता आज के टाइम पे। आपने भी शायद जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी कोई किससे नहीं बनाता, वो भी किसी कोई भाई मशीन से नहीं, मशीन से ही बने होंगे, हाथों से नहीं बने होंगे। वो सारे जो कपड़े हैं आजकल 90% जो कपड़े, 95% जो कपड़े हैं वो किससे बनते हैं? मशीन से ही बनते हैं। ठीक है, तो देखो उस जमाने में क्या था, श्रमिकों की कोई कमी नहीं होती थी भाई, बतेरे श्रमिक थे, रोज बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे थी। तो वहां पे जो है आपको सस्ते में क्या मिल जाते थे? सस्ते में जो है श्रमिक मिल जाते थे, वर्कर्स मिल जाते थे। इसलिए जो है श्रमिकों की किल्लत यहां अधिक, पारिश्रमिक की कोई समस्या नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कोई किल्लत है। भाई लोग मशीन कब इस्तेमाल करेंगे? लोग मशीन तभी तो इस्तेमाल करेंगे जब उन पे किल्लत होगी, लेकिन किल्लत ही नहीं थी, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। हमें कोई चीज जो हमें भाई 1000 रुपए में क्या पड़ रहा है, हमें 1000 रुपए में 10 लेबर मिल रही है, तो हम क्यों भाई 2 लाख की मशीन खरीदें? यहां पे ये मेन क्वेश्चन ये था, हम क्यों मशीन खरीदें? तो यहां पे कोई भी जो है श्रमिकों की कमी नहीं थी। और क्या था, इसलिए महंगी मशीनों में पूंजी लगाने की अपेक्षा श्रमिकों से जो है काम लेना भी बेहतर समझा जाता था। तो भाई जो उद्योगपति थे ना वो महंगी मशीनों में ना क्या नहीं करना चाहते थे, अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। वो बिल्कुल भी पैसा जो है अपना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि उन्हें जो श्रमिक थे ना वो बहुत सस्ते में मिल जाते थे। भाई हमें कोई चीज सस्ते में मिल रही है तो हम क्यों मशीन में इन्वेस्ट करें? ठीक है, अब क्या हुआ, 4 मशीन से बनी जो है चीजें एक ही जैसी होती थी। अब यहां पे एक दिक्कत और है, यानी कि मशीन से आप कोई भी डिजाइन बना रहे हो तो एक ही डिजाइन की निकलेगी। जैसे मान के चलो एक मशीन है, उसमें कोई भी डिजाइन की आप टी शर्ट निकाल लो तो एक ही डिजाइन की निकलेगी, कोई अलग अलग डिजाइन की थोड़ा निकलेंगी। मशीन का जो प्रिंट होता था वो एक जैसा होता था, यानी कि अगर आप कोई एक डिजाइन की चीज बना रहे हो तो एक ही डिजाइन की चीज निकलेगी। लेकिन हाथ वाली चीज में क्या है, जब आप हाथ से कोई चीज बना रहे हो तो अलग अलग तरह की जो है आप डिजाइन भी बना सकते हो। तो ये भी क्या था, ये भी एक डिसएडवांटेज था, है ना। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या है, तो मशीन से बनी चीज जो है एक जैसी हुआ करती थी, वे हाथ से बनी चीजों की गुणवत्ता और सुंदरता का जो है मुकाबला नहीं कर सकती थी। अब भैया ना कि हाथ से जो चीज बनेगी उसका अलग अलग, मतलब आप बोल सकते हो अलग ही अलग उसका टोरा होगा भाई, है ना। जो मशीन से चीज बनी है वो तो मशीन जैसी दिखेगी। मशीन से जो है आपको जो आप बोल सकते हो जो स्टाइल्स हैं वो भी लिमिटेड मिलेंगी, प्रिंटेड जो वो भी लिमिटेड मिलेंगी, हर चीज जो है लिमिटेड मिलेगी। लेकिन हाथ से तो आप जैसी चाहो वैसी बुन के तैयार कर सकते हो। तो इससे क्या था भाई, इससे ये था कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में इन्हें प्रतिस्पर्धा करने में काफी दिक्कत हुई। लोग जो थे वो हाथ से बनी हुई चीजें ही पसंद किया करते थे। कहने का मतलब यही है, सिंपल सी भाषा में बात करूं मैं तो, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भैया मजदूरों की जिंदगी कैसी थी उस टाइम पे। जो मजदूर थे इनकी कैसी जिंदगी थी उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। चलिए, अच्छा, मजदूरी की अगर मैं जीवन की बात करूं तो उस टाइम पे जो है काफी दयनीय था इनका जीवन। इनसे बहुत सारा काम करवाया जाता था, इनके कोई जो वर्किंग आवर्स थे वो डिफाइन नहीं थे, जानवरों की तरह इनसे काम करवा रहे हैं। इनकी जो वर्किंग कंडीशन है, इनकी जो लाइफ स्टाइल है, इनकी जो जीवन शैली है वो अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं बहुत ज्यादा थी। नौकरी मिलने में बहुत दिक्कत होती थी। नौकरी तभी मिल पाती थी कि जब तुम्हारा कोई जान पहचान का पहले से ही कोई बंदा उस फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो नौकरी मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था उस टाइम पे। अच्छा, बहुत सारे उद्योग ऐसे होते थे जहां पर काम जो है मौसमी हुआ करता था, मतलब मौसम के हिसाब से। मौसम चल रहा है उस चीज का तब तक तो ठीक है, मौसम गया तो नौकरी भी गई। तो ऐसे उद्योग काफी हुआ करते थे उसमें, है ना। मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं ना जैसे हम, कि जैसे जिस चीज का मौसम चल रहा है उस चीज में आपको काम मिल जाएगा, लेकिन उस चीज का जैसे ही मौसम गया तो आपका काम भी खत्म। तो ये सारी जो चीजें हैं बहुत ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है। और मजदूरों की आय की बात करें तो आय भी जो है बहुत कम हुआ करती थी। तो ये सारी जो है उस टाइम पे मजदूरों की ऐसी जिंदगी हुआ करती थी। आज के टाइम पे जैसी जिंदगी है वैसी नहीं थी। स्टडी गर्ल्स, हाँ बेटा क्या आपको सुनाना है बेटा, बोलो जल्दी बोलो बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी खत्म करना है अपन को ये चैप्टर पूरे इसी लेक्चर में। मैं सोच रहा हूँ 1 घंटे में खत्म हो जाए, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है 1 घंटे से ऊपर खींचेगा ये। चलो चलो बताओ बताओ फटाफट से बताओ। अरे बताओ बताओ जल्दी से बताओ। चलो चलो आगे बढ़ते हैं ना। चलो अब बात कर लेते हैं स्पिनिंग जैनी। ये स्पिनिंग जैनी क्या है भाई? ये कोई लड़की का नाम नहीं है बेटा, है ना। ये कोई लड़की का नाम नहीं है। स्पिनिंग जैनी क्या है? एक मशीन का नाम है। तो बेसिकली एक सूत काटने वाली जो मशीन हुआ करती थी, जैसे किसने विकसित किया था, तो 1 नंबर में आ जाता है जिसे जो है जेम्स सर गिव जलीवर्स ने जो है इसे विकसित किया था, है ना। जेम्स सर गिव जलीवर्स द्वारा जो है 1764 में जो है बनाया गया था। और ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी एक आविष्कार था। सूती कपड़ा इंडस्ट्री में जो है ये बहुत बड़ा आविष्कार था उस टाइम पे, ठीक है। अब हुआ क्या, स्पिनिंग जैनी मशीन का विरोध होता क्या है, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। होता यह है कि देखो जैसे स्पिनिंग जैनी मशीन आती है, अब यहां पे जो औरतें होती हैं और जो बाकी के श्रमिक होते हैं इनके अंदर डर बैठ जाता है। क्या डर बैठ जाता है भाई? तो ये जो मशीन थी बेसिकली एक कपड़ों की जो सूती कपड़ा होता है या फिर जो कपास होती है उसकी कताई का काम करती थी।
है ना। तो बेसिकली जो कटाई कटाई का काम करती थी, सूत काटने का काम करती थी, तो लोगों को ऐसा लगा कि भैया ये जो मशीन है, मशीन आने से क्या होगा, अब तक तो सूत हम काट रहे हैं अपने हाथों से, अब क्या होगा भाई, अब ये मशीन काट रही है। अब भाई जहां 10 लोग लगते हैं वहां सिर्फ 2 लोगों की आवश्यकता थी। तो इस वजह से जो है यहां पे विरोध हो रहा था। विरोध क्यों हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे जो बेरोजगारी थी वो चरम सीमा पे थी वो, मतलब लोग जो है बहुत ज्यादा बेरोजगार घूम रहे थे, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थी। और ऐसे टाइम पे जो है ये मशीन आती है, स्पिनिंग जेनी मशीन। अब लोग के अंदर और ज्यादा डर बैठ जाता है कि भैया ये तो और ज्यादा हमारा काम खाई जाएगी। अभी तक जो है मान के चलो किसी जगह पे जो है 10 लोगों की आवश्यकता है, अब ये मशीन जहां आ जाएगी वहां सिर्फ 1 या 2 लोग जो है उस मशीन पर काम करेंगे, फिर क्या रह जाएगा, बस उस मशीन को कंट्रोल करना रह जाएगा। अब तक जो लोग काम कर रहे थे हाथों से, अब वो कौन कर रहा था, अब वो जो है यहां पे मशीन कर रही थी। तो इस वजह से जो वहां की औरतें थी ये जो है क्या कर रही थी, वो जहां पे भी स्पिनिंग यानी मशीन लगा हुआ करती थी उस पर जो है ये लोग हमला कर दिया करते थे, है ना। तो दिक्कत यही हुई। समझ में आ गया क्या दिक्कत थी भाई, आर्थिक मंदी चल रही थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, लोगों के पास काम नहीं था, उसके ऊपर क्या हुआ, ये मशीन आ गई। तो इस मशीन ने क्या किया, लोगों का और काम खा लिया। तो इस वजह से जो है बहुत ज्यादा विरोध हुआ, और ऐसा भी देखा गया कई सारे महिलाओं ने जो है जहां पर स्पिनिंग यानी मशीन लगी हुई थी उस पर हमला भी कर दिया, है ना। तो आज के टाइम पे भी आप देख रहे हो, अभी वो आ रहा है, एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, चैट जीपीटी आ गया, आपने सुना होगा चैट जीपीटी के बारे में। इससे क्या हो रहा है भाई बच्चे घर पे होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं। अरे मैंने देखा भाई, मेरा एक फ्रेंड है, वो यहाँ पे टेक कंपनी में है किसी, तो भैया वो अपना पूरा काम जो है वो चैट जीपीटी से कर लेता है। तो आने वाले समय में बहुत सारी नौकरियां और जाने वाली हैं, है ना। तो सोच के देखो उस टाइम पे यही, है ना, थोड़ा इमेजिन करके देखो, जैसे आज के टाइम पे कई सारी नौकरियां जाने वाली हैं एआई के चक्कर में, वैसे ही उस टाइम पे भी इस मशीन के चक्कर में काफी सारी नौकरियां चली गई थी। ठीक है, तो आई होप आपको इतना जो है थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, है ना। अब बात कर लेते हैं उपनिवेशों में औद्योगिकरण। उपनिवेशों का मतलब क्या होता है, जहां पर इन्होंने कब्जा कर रखा था। उपनिवेश मतलब जहां पर इन्होंने कॉलोनी बना रखी थी। जैसे हमारा भारत क्या था, तो हमारा भारत एक उपनिवेशवाद देश था भाई, अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था हमें। तो यहां पे औद्योगिकरण कैसा हुआ उसकी जो है हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या करेंगे हम, स्पेशली हम किसकी बात करने वाले हैं, स्पेशली हम भारत की बात करने वाले हैं कि भैया हमने पूरी दुनिया की जहां की बात कर ली, हमने पूरी दुनिया जहां की बात कर ली, अब हम आते हैं भारत पे कि भैया भारत पे जो है औद्योगिकरण का विकास कैसे हुआ, भारत में कैसे औद्योगिकरण का विकास हुआ, उसके बारे में जो है थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो भैया हम भारत की बात करें तो ये भारत के जो कपड़े थे ना, थोड़ा सा हम बात करते हैं भारत में जब औद्योगिकरण नहीं आया था उससे पहले, यानी कि जब अंग्रेज नहीं आए थे भारत में, तो भारत में कैसी स्थिति थी। तो भाई आपको जैसे कि पता होगा हमारे भारत जो है कैसा था भाई, हमारा भारत एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। भारत का जो सूती उद्योग था भैया इतना आप बोल सकते हो बेशुमार, इतनी लोग प्यार करते थे ना उससे, पर अब पूरे भारत के जो कपड़े थे पूरे विश्व में फेमस थे। यहाँ के जो डिजाइनर हैं वो पूरे विश्व में फेमस थे भाई। मतलब जो ब्रिटेन में रानी बैठती थी भाई, वो इंडिया के कपड़े पहना करती थी। अरे भैया हम अगर कपड़ा ना बनाते तो इंग्लैंड के लोग जो है नंगे घूमते। आज से अगर मैं 500 साल पहले की बात करूं तो जब अंग्रेज हमारे भारत में नहीं आए थे, तो हमारे भारत सच में जो क्या था भाई, सोने की चिड़िया थी। भारत में सूती उद्योग जो था एक चरम सीमा पे था भाई। कॉटन बहुत ज्यादा मिलता था, यहाँ पे कपास बहुत ज्यादा मिलती थी, मशीनों से काम नहीं होता था, हाथों से क्या होती थी, बुनाई होती थी। लेकिन इतने सुंदर कपड़े बनते थे भारत से कि भारत के कपड़ों की डिमांड जो है पूरे विश्व में थी उस टाइम। ठीक है, तो देखो अब यहां पे क्या होता है, बेसिकली भारतीय कपड़े का जो है युग मशीन उद्योग से पहले का युग कैसा था। तो देखो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में जो है भारत के रेशमी और सूते कपड़ों का क्या था, दबदबा था भाई, मोनोपोली थी भाई, है ना। अमीर जो लोग हैं बाहर के वो अपने भारत के कपड़े पहना करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, उच्च किस्म का जो है कपड़ा भारत से जो है अर्मेनिया और फारसी सौदागर, पंजाब से जो है अफगानिस्तान, पूर्वी फारस, ठीक है, मध्य सूरत, हुगली और मसूलीपट्टनम प्रमुख बंदरगाह थे। समझ में आया कहां से व्यापार हुआ करता था। तो ये जो सूरत हो गया, हुगली हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, तो यहां से जो है अर्मेनिया में होता था। फारसी जो सौदागर थे ये सौदा किया करते थे, यानी कि जो आप बोल सकते हो उधर अरब साइड के लोग आया करते थे। यूरोपीय लोग हमारा कपड़ा खरीदने आते थे, हमारे मसाला खरीदने आते थे। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे कपड़ों की, हमारे मसालों की बहुत ज्यादा ही डिमांड थी बाहर। ठीक है, अब यहां पे कैसे कैसे हमारा ये जो इतना बड़ा उद्योग था, इतना बड़ा जो मार्केट था हमारा सूती कपड़ों का, कैसे भाई डिक्लाइन होगा, कैसे इसका पतन होगा, उसकी कहानी देखते हैं। अब रोना मत भाई, पतन देखना कैसे, कितना गंदा पतन होगा हमारे भारतीय कपड़ों का, किसकी वजह से भाई, इन अंग्रेजों की वजह से। देखो अब क्या हुआ, देखो यहां पे होता क्या था भाई, हमारे इंडिया में बात करें, इंडिया की हम बात करें तो भैया भारतीय जो व्यापारी थे ये कैसे कैसे सौदा किया करते थे। तो अगर मैं भारतीय सौदागरों की बात करूं, व्यापारियों की बात करूं, तो ये दो तरह के होते थे। एक होता था भैया आपूर्ति सौदागर और दूसरा होता था निर्यात सौदागर, है ना। तो ये बंदरगाहों पर जो है बड़े बड़े जहाज मालिक तथा निर्यात व्यापारी दलाल के साथ जो है कीमत पर मोलभाव करते थे। एक दलाल होता था बीच में, एक दलाल है बीच में, एक क्या है भाई, एक निर्यात व्यापारी है, यानी कि ये एक्सपोर्ट का काम करता है। ये किसका काम करता है, एक्सपोर्ट का।
ये माल जो है भेजता है विदेशों में, नीचे बीच में क्या होता है, दलाल होता है। दलाल क्या करवाता है, ये प्राइस फिक्स करवाता है। इस दलाल का काम क्या है, इस दलाल का काम है प्राइस फिक्स करवाएगा जो भी सूती कपड़े हैं। और एक क्या हुआ करता था भाई, एक हुआ करता था भाई आपूर्ति सौदागर, है ना। आपूर्ति सौदागर क्या भाई, ये माल इससे जो है माल खरीदा जाता था। ये जो आपूर्ति सौदागर है ना, ये क्या करता था भाई, ये सप्लाई किया करता था। किसकी सप्लाई भाई, तो सूती कपड़ों की, है ना। इन दोनों के बीच में बिचौलिया हुआ करता था, दलाल हुआ करता था, इन दोनों के बीच में प्राइस नेगोशिएट होते थे। इसको जो है माल सप्लाई किया जाता था, आपूर्ति सौदागर जो है आयात सौदागर को जो है क्या करता था, माल सप्लाई करता था, और आयात सौदागर जो है इसे इंटरनेशनल मार्केट में जाके बेच दिया करता था। तो ऐसे जो है प्रोसेस चला करती थी हमारे भारत में। बहुत अमीर अमीर व्यापारी हुआ करते थे, है ना। तो आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा। सर कृपया करके कमेंट भी पढ़ लीजिए। तो बेटा कमेंट ही पढ़ेंगे तो हम पढ़ाएंगे क्या फिर। एवरीवन इज अब्यूजिंग, भाई क्यों गाली वाली दे रहे हो भाई, परेशान मत करो भाई, पढ़ लो यार, पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो पढ़ लो। अरे नींद आ रही, कोई दिक्कत नहीं, अभी आधे घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर खूब सोना है आराम से। अरे इंटरेस्ट तो आ रहा है ना चैप्टर में, बताओ पहले, इंटरेस्ट तो आ रहा है ना इस चैप्टर में, बताओ पहले। अरे तिवारी जी इंटरेस्ट तो आ रहा है ना, चलो भाई इंटरेस्ट ही आना चाहिए, क्योंकि बहुत आसानी से समझाया मैंने, बहुत ही बोरिंग सा चैप्टर है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कहानी में आपको बताया है, और कहानी की तरह ही लेना है ऐसे आपको, ठीक है ना। चलिए मशीन उद्योग के बाद जो है युग, अब मशीन उद्योग के बाद कैसा युग हुआ भारत की, उसकी बात कर लेते हैं। अभी तक क्या था भाई, अभी तक जो है भारत में जो भारतीय व्यापारी है इनका दबदबा है, भारत का सूती कपड़े मार्केट में जो है पूरी दुनिया में दबदबा है। अब इसका पतन कैसे होगा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, देखो 1750 आपको पता होगा भाई, है ना। 1757 की हम बात करें तो यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर होता है। उसके बाद जो है अंग्रेजों का जो है अधिकार हो जाता है हमारे भारत पे, है ना। अब उसके बाद जो है चीजें कैसे बदलनी शुरू होती हैं उसकी बात करते हैं। तो 1750 के दशक तक जो है भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूटने लगा भाई, है ना। हर चीज का अंत होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भारतीय सौदागर थे, भारतीय बिजनेसमैन थे बड़े बड़े, इनका जो नेटवर्क था ना सूती कपड़े का, वो टूटने लगा। किसकी वजह से भाई, तो इन कमबख्त अंग्रेजों की वजह से। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ने लगी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया भाई, हम पे कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भाई, व्यापार के बहाने आई थी और हमें गुलाम बना के चली गई। सूरत तथा हुगली जैसे पुराने बंदरगाह पर जो है कमजोर पड़ गए, है ना। जो बंदरगाह बहुत ज्यादा एनरिच थे, बहुत ज्यादा व्यापार हुआ करता था, दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाह थे भाई सूरत और हुगली, व्यापार के मामले में ये टूटने लगे, ये कमजोर पड़ने लगे। अब क्या हुआ भाई, बंबई जो आज के टाइम में मुंबई के नाम से जाना जाता है, बंबई तथा कलकत्ता एक नए बंदरगाह के रूप में उभरे। यहां पे जो अंग्रेज थे इन्होंने बंबई और कलकत्ता को जो है एक नए बंदरगाह के रूप में जो है प्रमोट किया। फिर क्या होता है, व्यापार जो है यूरोपीय कंपनियों द्वारा, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, सही कर लेना था, ठीक है। थोड़ा प्रिंटिंग में यूरोपीय होगा, यूरोपीय हो जाएगा, इधर थोड़ा सा गलत हो गया, है ना। तो व्यापार यूरोपीय कंपनियों द्वारा नियंत्रण होता था तथा यूरोपीय जहाजों के जरिए यहां पे हुआ करता था। तो यहां पे सुनो, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब तक क्या था भाई, अब तक जो है भारतीय व्यापारी कर रहे थे, लेकिन अब क्या है भाई, अब व्यापार पे जो है किसका कंट्रोल आ गया है भाई, तो इन अंग्रेजों का जो है कंट्रोल आ गया है है ना। अब देखो 18वीं सदी में क्या हुआ, शुरुआत में क्या था भाई, शुरुआत में भारत के कपड़े का जो है व्यापार में कोई कमी नहीं आई। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, जैसे ही अंग्रेज आए तो 18वीं सदी यूरोप में जो है, यूरोप में भी भारतीय कपड़े की है भारी मांग हुई थी। लेकिन क्या हुआ बाद में, जैसे अंग्रेज आए, देखो 18वीं सदी की मैं बात करूं, यहां पे क्या था, 18वीं सदी तक तो भारतीय कपड़ों की मांग बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे अंग्रेज आए ना, उसके बाद जो है हमारे जो जैसे वहां पे औद्योगिकरण हुआ, मशीनें आ गई, कपड़े जो है सस्ते मिलने लगे, तो इससे क्या हुआ भाई, इससे जो है हमारे व्यापार में कमी आ जाती है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल ही पतन हो जाएगा। अब यहां पे सुनो, यहां पे है ना, अब तक क्या हुआ, देखो अब तक यह है कि बेसिकली अब तक सब कुछ सही चल रहा है। अंग्रेज आ गए, अंग्रेज जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो आप बोल सकते हो ट्रेड है ना, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। अब ये क्या करते हैं भाई, ये ना गुंडागर्दी करने लगते हैं। अब जैसे इनका रूल आ गया है, तो जो हमारे भारतीय व्यापार होते हैं, व्यापारी जो होते हैं, भारतीय व्यापार होता है, या फिर हमारे जो भारतीय व्यापारी होते हैं, उन पर ये दबाव डालना शुरू कर देते हैं, उन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं, ताकि क्या करें हम, ताकि हम अपना खुद का उद्योग जो है प्रमोट कर सकें। समझ रहे हो ना। जैसे मान के चलो कोई भी जो माल जा रहा है बाहर, ब्रिटेन में जा रहा है, यूरोप में जा रहा है, तो उस पर इतनी ज्यादा टैक्स ड्यूटीज लगा दी जाती थी, इतनी ज्यादा टैक्स लगा दिया जाता था, तो वो जो कपड़ा था वो इतना महंगा हो जाया करता था कि वहां पे कोई लोग खरीदते नहीं थे। तो इससे क्या हुआ, इससे धीरे धीरे आप देखोगे हमारा जो कपड़ा था, हमारा भारतीय कपड़ा, जिसकी एक टाइम पे इतनी ज्यादा डिमांड हुआ करती थी, उसकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा कम होने लगती है। और उल्टा होता है कहां पे, इंग्लैंड में। इंग्लैंड का जो कपड़ा होता है उसकी डिमांड जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ने लगती है। ये सब किसकी वजह से हुआ, तो अंग्रेजों की वजह से हुआ, है ना। अब अंग्रेजों ने क्या क्या किया भाई, तो अंग्रेज जो थे ना, एक गुमास्ता अपॉइंट करते थे भाई। गुमास्ता क्या होता है, गुमास्ता क्या होता है
तो देखो यहां पे क्या था भाई, कंपनी ने जो है कपड़ा व्यवसाय से जुड़े हुए पारंपरिक व्यापारियों और दलालों को जो है उखाड़ना शुरू कर दिया। तो भाई जो भी पारंपरिक व्यापारी थे, जो धंधा किया करते थे, जो बिजनेस किया करते थे सूती वस्त्र का, और जो भी दलाल थे, इन सबको जो है खत्म कर दिया। और क्या हुआ, उसके बाद जो है कंपनी ने जो है बुनकरों पर जो है सीधा नियंत्रण बनाने की कोशिश की। अब मैंने क्या बताया भाई, गांव में क्या होता था, अलग अलग गांव है ना, इनमें छोटे छोटे बुनकर हुआ करते थे। ये क्या करते थे, ये जो है सिलाई का काम करते थे, और जो बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, पारंपरिक व्यापारी हैं, उन्हें क्या करते थे, उन्हें कपड़े सप्लाई किया करते थे। अब क्या हुआ भाई, ये जो बड़ा ये व्यापारी है, ये जो पारंपरिक व्यापारी है, इनको उखाड़ के फेंक दिया, इनको तो उखाड़ के फेंक दिया। अब बचे कौन, बचे ये लोग। अब भाई ये क्या करें, अब भाई अंग्रेज आ गए इनकी जगह, है ना। अब ये जो पारंपरिक व्यापारी हैं, इनकी जगह कौन आ गए, इनकी जगह जो है अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने क्या बोला, अंग्रेजों ने बोला एक काम करो, तुम हमारे लिए माल बनाओगे, अब से जो है तुम हमारे लिए माल बनाओगे। तो अब क्या करने लगे ये लोग, ये जो है अंग्रेजों के लिए व्यापार करने, अंग्रेजों के लिए व्यापार करने लगे, अंग्रेजों के लिए जो है ये माल बनाने लगे। पहले जिसके लिए काम किया करते थे उसको तो उखाड़ फेंक दिया, अब ये जो है अंग्रेजों के लिए जो है काम कर रहे थे। अब इसमें दिक्कत क्या थी, काम तो मिल रहा है ना, दिक्कत क्या थी, दिक्कत थी, बहुत बड़ी दिक्कत थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है अंग्रेजों ने गुमास्ता को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। ये गुमास्ता कौन था भाई, तो गुमास्ता एक ऐसा इंसान हुआ करता था जो गांव गांव जाता था और निगरानी किया करता था भाई। माल की जो क्वालिटी है वो चेक किया करता था, कब माल सप्लाई होगा वो चेक किया करता था, माल टाइम से बन रहा है वो चेक किया करता था। और कभी कभी तो लड़ाई भी हो जाया करती थी, गुमास्ता और इनकी लड़ाई जो ये बुनकर थे इनकी लड़ाई भी हो जाया करती थी। जब जो माल टाइम से नहीं मिल पाता था इन्हें, या इन्हें माल में कोई कमी दिखती थी, या ये कोई चोरी वोरी करते हुए पकड़े जाते थे, तो इनकी और इनकी लड़ाई भी हो जाती थी। तो भैया अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जो है गुमास्ता को अपॉइंट किया। गुमास्ता क्या करेगा, गुमास्ता इन सब बुनकरों पे जो है निगरानी रखेगा। तो ये जो सिस्टम है वो चल रहा था। एक चीज और हुई, एक चीज आपको और ध्यान देनी होगी, यहां पे कंपनी क्या करती थी, यहां पे कंपनी जो है किसानों को लोन भी देती थी, पैसा देती थी। और पैसा देने के लिए भाई एक शर्त रखती थी, भैया हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें माल जो है ना सिर्फ किसको बेचना पड़ेगा, माल जो है सिर्फ हमें ही बेचना पड़ेगा, किसी और को जो है माल नहीं जाके तुम बेच सकते। तो यहां पे इतनी कमबख्ती कंपनी है। तो ऐसे करके जो है धीरे धीरे हमारा जो उद्योग था, हमारा जो सूती वस्त्र का उद्योग था वो डिक्लाइन होने लगता है। तो ये स्थिति थी भारत की उस टाइम पे, है ना। गुमास्ता अपॉइंट किए जाते थे भाई, किसानों को लोन दिया जाता था, जबरदस्ती लोन दिया जाता था, उन्हें बाध्य किया जाता था कि तुम सिर्फ माल बनने के बाद माल सिर्फ हमें ही बेचोगे। और माल जो है ये बहुत कम दाम में जो है लिया करते थे, है ना। इन बुनकरों से जो है ये बहुत ही कम दाम में माल लिया करते थे, और ऐसे बहुत ही महंगे दाम में जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो है बेचा करते थे। तो ऐसे करके आप देखोगे, ऐसे करके जो है हमारा उद्योग जो है सूती वस्त्र का उद्योग जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। आई होप आपको इतनी जो चीजें वो शुरू हो गई होंगी। मैनचेस्टर का भारत में प्रकोप, भाई मैनचेस्टर कहां है भाई, तो उधर ही है भाई, ब्रिटेन की मैं बात करूं उधर ही इनका शहर है मैनचेस्टर, जहां पे ये हब हुआ करता था। इसका भारत पे कैसे प्रकोप पड़ा उसके बारे में देख लेते हैं हम, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, देखो 19वीं सदी की शुरुआत में क्या हुआ, भारत से जो है कपड़ों के निर्यात में कमी आने लगी। भारत से जो भी माल जा रहा था, निर्यात मतलब जो भी चीज जा रही थी उसमें भारी कमी आई, है ना। 1811 से 12 में भारत से होने वाली निर्यात में सूती कपड़े का शेयर जो था कितना परसेंट था, 33% था। सोच के देखो 33% था। जो हमारा यूरोप में हमारा माल जा रहा है ना, हमारे भारत का जो माल जा रहा है यूरोप में कितना परसेंट था, 33%। कब की बात है, तो 1811 की बात है। जो घटके कितना हो जाता है, जो घटके जो है 1850 से 51 तक जो है जो घटके कितना हो जाता है, जो घटके हो जाता है सिर्फ 3%। सोच के देखो भैया, कहां 33 और कहां 3, थोड़ा मल्टीप्लाई करना जरा 30 से, तो भैया आप बोल सकते हो 10 से, तो 30 आ जाएगा। लगभग जो है 10 से 11 गुना जो है कमी आ जाती है सिर्फ इतने ही सालों में, 40 सालों में। ये बिल्कुल जो है जो भी निर्यात हो रहा था, जो भी एक्सपोर्ट हो रहा था भारत से सूती वस्त्र का, वो बिल्कुल ही कम हो जाता है, ठीक है। ब्रिटेन के निर्माताओं के दबाव के कारण सरकार ने ब्रिटेन में इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, ताकि इंग्लैंड से सिर्फ वहां बनने वाली वस्तुएं ही बिके। समझ में आ गया क्या हुआ, जो भैया ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे, ब्रिटेन के जो निर्माता थे, जो सूती कपड़ा बनाया करते थे, उन्होंने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि एक काम करो, जो भारत से चीजें आ रही है ना उन पर टैक्स लगा दो बहुत ज्यादा। मान के चलो कोई चीज 100 रुपए की है ना, अब आप उस पर 200 रुपए टैक्स लगा दोगे तो कितने की हो जाएगी, 300 की हो जाएगी, है ना। अब जो इंग्लैंड के लोग हैं वही सेम चीज को 100 रुपए में बेच रहे हैं, तुम कितने में बेचोगे, 300 रुपए में बेचोगे। तो लोग कौन सा खरीदेंगे, 100 वाला, 300 वाला, 100 वाला खरीदेंगे। तो यहां पे क्या हुआ भाई, यहां पे जो भारत से चीजें आ रही थी, एक्सपोर्ट आ रहा था भाई, उन पे जो है आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, है ना। तो इंपोर्टेड चीजों पे बहुत ज्यादा इन्होंने टैक्स लगा दिया। इससे क्या हुआ भाई, इससे जो उनके स्थानीय उद्योगपति थे उन्हें काफी फायदा हुआ, और लोगों ने जो है इनका ही प्रोडक्ट खरीदना शुरू किया, और हमारे जो प्रोडक्ट था उसकी बहुत ज्यादा डिमांड गिरने लगी। समझ में आ गया, ऐसे जो हमारे सूती वस्तु का जो है विनाश हुआ था, ऐसे विनाश किया था हमारा, ठीक है। समझ रहे हो ना, 33% कहां 3%, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, 18वीं सदी के अंत तक जो है भारत में जो है सूती कपड़ों का आयात ना के बराबर था। सोचो, ना के बराबर। 18वीं सदी की बात करूं, आयात की बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है, आयात की। यानी कि जो चीज आ रही है भारत में, भारत ये है,
ये यूरोप है। आयात का मतलब जो इंपोर्टेड चीज आ रही है। अगर मैं बात करूं 18वीं शताब्दी में, यहां पे जो आयात था, यानी कि जो यूरोप से कपड़ा आ रहा था वो ना के बराबर था। हम तो ये अपने अपने घर का कपड़ा पहनते थे ना, हम क्यों पहने बाहर का। लेकिन 1850 आते आते कुल आयात जो है 31% हिस्सा जो है सूती कपड़ों का था। यानी कि सुनो, यहां पे गेम समझ रहे हो तुम, बहुत ही कैड़ा गेम है यहां पे। अब तक क्या था भाई, अब तक जो है हम लोग कपड़ा भेज रहे हैं, अब उल्टा हो रहा है। अब विदेशों से कपड़ा आ रहा है, इंग्लैंड से कपड़ा आ रहा है हमारे लिए, जो कि 18वीं सदी में जो है आप बोल सकते हो ना के बराबर था। अब जो है उसका हिस्सा कितना हो गया था, उसका हिस्सा जो है 19वीं सदी में आते आते 31% हो गया था। 31% जो कपड़ा है वो हमारे यूरोप से आ रहा है भाई। सोच के देखो दिन पूरे कैसे बदल गए यार हमारे। कहां हम कपड़ा भेजा करते थे, कहां सूती कपड़ा अब हमारे उधर दूसरे देशों से आ रहा है ना। और यहां पे एक चीज और हुई, जो कच्चा कॉटन है ना, कच्चा माल का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि अंग्रेज क्या करते थे, ध्यान से सुनो, अंग्रेज जो है हमसे कच्चा माल लेते थे और हमसे कच्चा माल लेके उसे रॉ मटेरियल में तैयार करके बढ़िया कपड़ा तैयार करके हमको ही बेच दिया करते थे। यानी कि मैं आपसे कोई चीज लूं, उस चीज को कच्ची चीज ले रहा हूं मैं, रॉ मटेरियल ले रहा हूं मैं आपसे। यानी कि कोई कच्चा जो सामान होता है, लाइक मैंने कॉटन ले लिया आपसे, उस कॉटन की शर्ट बना के मैं आपको ही बेच दूं। तो ये अंग्रेज कर रहे थे, ये गेम चल रहा था अंग्रेजों का, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे 1870 के दशक तक जो है यह हिस्सेदारी बढ़कर कितनी होगी, 70%। सोच के देखो, ये जो 1870 आते आते जो भैया सूती कपड़ा था उसका आयात कितना हो गया, 70% हो गया। 70% जो कपड़ा है वो बाहर से आ रहा है हमारे देश में और लोग खरीद भी रहे हैं। इस तरह जो है भारत सूती कपड़े के निर्यातक से अब कच्ची कपास के निर्यातक के रूप में आया। कच्ची कपास यानी कि भारत से अब निर्यात क्या हो रही थी, भारत से अब जो है कच्ची कपास जाती थी, कच्चा कॉटन जाता था भारत से, और वो जो कच्चा कॉटन जाता था उसका ही जो है आप बोल सकते हो कपड़ा बना के हमको ही बेच दिया करते थे। ये सब जो है स्कैंडल चल रहा था भाई भारत में। आप समझ के देखो, ये जो है गेम चल रहा था। थोड़ा दुख लगा कि अंग्रेज कितने चालाक हैं, है ना। और अभी भी हमें इन पे गुस्सा नहीं आती। इनके जो सारा कल्चर है वो फॉलो कर रहे हैं हम, इनके गाने, इनकी मूवी सब इनकी देखते हैं। इन्होंने भाई हमें भिखारी बना दिया, ठीक है। चलिए अब देखो 1860 के दशक में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो गया था, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, 1860 में कुछ चेंजेस आए, है ना। 1860 में क्या हुआ, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो था, यहाँ पे एक इनका गृह युद्ध हो गया। अब क्या हुआ भाई, इसलिए वहां से ब्रिटेन को मिलने वाला कपास की सप्लाई जो है बंद हो गई। अब यहाँ पे एक चीज और हुई, अब तक क्या था भाई, जो अमेरिका था यहां से सप्लाई होती थी किसकी, कपास की, किसको, ब्रिटेन को। लेकिन जैसे गृह युद्ध हुआ तो दिक्कत आ गई, तो अमेरिका से जो सप्लाई हो रही थी कपास की वो तो कट हो गई। अब भैया इनकी नजर किस पे गई, इनकी नजर गई हम पे कि भैया आप इंडिया को लूट लो, इंडिया से कपास ले लो। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ब्रिटेन को जो है भारत की ओर जो है मुंह करना पड़ा। अब क्या हुआ, भारत के कपास जो है ब्रिटेन को निर्यात होने वाला लगा, इससे जो है भारत के बुनकरों के लिए कच्चे कपास की भारी कमी हो गई। अब भैया क्या हुआ देखो, अब मान के चलो भाई तुम जब किसी चीज, तुम अपनी जो चीज है किसी सामने वाले को दे रहे हो तो बहुत ज्यादा मात्रा में होगी तभी तो दोगे। अब ऐसा ना हो गई भैया तुम्हारी खुद की जरूरत के लिए है नहीं और तुम सामने वाले को दे रहे हो। तो भारत के साथ वही हुआ, भारत के जो बुनकर थे उनके पास कच्चा, आप बोल सकते हो कच्चा कपास था नहीं कि भैया वो खुद बना पाते। क्यों नहीं था भाई, क्योंकि भाई सारा कपास तो कौन ले गए, अंग्रेज ले गए। बताया ना मैंने, अमेरिका से तो कट हो गई सप्लाई, अब वो जो है वो भारत पे आए। तो जब भारत पे आए तो भारत से जो है बहुत सारा कच्चा कॉटन जो था वो कहां जाने लगा, वो ब्रिटेन में जाने लगा। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे जो हमारे देसी बुनकर थे, हमारे भारत के बुनकर थे, उन्हें बहुत ज्यादा समस्या हुई। उन्होंने कहा भैया अगर तुम सारा ले जाओगे तो हम क्या बनाएंगे। तो ये सारी जो है समस्याएं फेस करनी पड़ी। 19वीं सदी के अंत तक जो है भारत में सूती कपड़े के कारखाने खुलने लगे। भारत के पारंपरिक सूती कपड़ा उद्योग के लिए जो है किसी आखिरी आगाज से कम नहीं था। अब हुआ क्या, दिक्कत तब हुई जब देखो क्लाइमेक्स आ गया हमारा, पतन कहां पे शुरू हो गया, जैसे ही भैया भारत में क्या हुआ, सूती कपड़े के कारखाने खुले, वैसे ही जो वहां का परंपरागत सूती कपड़ा उद्योग था वो बिल्कुल ही उसका पतन हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब तक क्या था भाई, अब तक जो है चीजें कपड़े बाहर से बनने आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है भाई, अब जो है भारत में ही अंग्रेज जो है अपने कारखाने लगा रहे हैं, और ये कारखाने जैसे लगे वैसे क्या हो जाता है कि जितने भी पारंपरिक उद्योग होते हैं, पारंपरिक सूती उद्योग होते हैं, ये बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा, है ना। अब बात कर लेते हैं भैया भारत में कैसे शुरुआत हुई, भारत में जो है कारखानों की शुरुआत कैसे हुई। तो देखो सबसे पहला एक क्वेश्चन भी आ सकता है एक नंबर का कि सबसे पहला जो सूती कपड़ा मिलता वो कब खुला था भाई, तो याद रखना 1854 में, है ना। कहां पे खुला था, तो जगह का नाम याद रखना, बंबई में। और उसमें क्या हुआ, उसमें उत्पादन 2 वर्षों के बाद जो है शुरू हुआ। खुल तो गया था कि कब भाई 1854 में, लेकिन उत्पादन जो है 1856 में शुरू हुआ। 1862 तक जो है 4 मिल खुल चुके थे, है ना। ये मैंने डेटा दे दिया आपको। उसी दौरान क्या हुआ, बंगाल में जूट मिल भी खुल गई। जूट मिल जो होती है ना, जूट से जो बोरा वगैरह बनते हैं, जूट मिल भी खुल गई। कानपुर में जो है 1860 के दशक में जो है एलिंग मिल की शुरुआत हुई। ये सारी जो मिलें थी वो खुलने लगी थी। यानी कि आप बोल सकते हो भारत में भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, भारत में भी धीरे धीरे औद्योगिकरण की ओर भारत भी बढ़ रहा है। भाई लाइक बहुत कम दिख रहा है, लाइक 400 पहुंचा दो जल्दी से, आप लाइक करना भूल जाते हो। भारत में क्या हो रहा है भाई, धीरे धीरे औद्योगिकरण हो रहा है।
अहमदाबाद में इसी अवधि में जो है पहली सूती मिल चालू हुई। अब अहमदाबाद में भी चालू हो जाती है और मद्रास के पहले सूती मिल में 1874 में उत्पादन शुरू हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये सारा डेटा दे रखा है कि भारत में जो है कहां कहां सूती मिल उद्योग जो है खुल रहे थे। अब क्या हुआ भाई, अपने भारत की बात कर लेते हैं। अब तक हमने क्या देखा, अब तक जो हमने देखा कि भैया अब तक हम बाहर की बात कर रहे हैं, हमारे भारत के उद्यमी कौन थे, हमारे भारत के कौन से बिजनेसमैन थे, उनकी जो है हम बात कर लेते हैं। तो देखो हम बात करें उदाहरण के लिए तो बंगाल से जो है द्वारकानाथ टैगोर, ये भी भाई बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। ये भी जो थे द्वारकानाथ टैगोर, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो चीन के साथ इन्होंने बहुत सारा व्यापार किया है ना। आप यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना कि हम क्या कर रहे हैं। देखो हमने यूरोप से क्या कर दिया, ये जैसे ये मान के चलो भारत है ना, ये मान के चलो यूरोप है, तो यूरोप से जो ट्रेड हो रहा है ना, तो हमारे जो भारतीय लोग हैं, हमारे जो भारतीय उद्यमी हैं, ये इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों, इस पे तो भैया यूरोपीय लोग हैं, इस पे तो व्यापार कर ही नहीं सकते ये लोग, हमारे भारतीय करने ही नहीं देंगे इन्हें कोई। इन्होंने किस पे कॉन्सेंट्रेट किया, इन्होंने चाइना की तरफ कॉन्सेंट्रेट किया। ये किससे व्यापार करते थे, तो ये जो हमारे भारतीय जो उद्यमी थे, ये ज्यादातर जो चाइना है या फिर उधर साइड के जो देश है, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, इनसे जो है व्यापार किया करते थे। क्यों, क्योंकि उधर जो कंपटीशन नहीं था, इधर बहुत ज्यादा कंपटीशन था, तो इधर तो इन्हें टिकने ही नहीं दे रहे थे, है ना। तो यहां पे इन्होंने चीन के साथ व्यापार किया। ठीक है, और जैसे मैं बात करूं मुंबई में जो है दिनशो पैटेट है ना, और जे.एन. टाटा, ये बिजनेसमैन थे, उद्योगपति थे। सेठ हुकुमचंद ने जो है कलकत्ता में पहली जूट मिल खोली। तो ये सारे कौन थे भाई, हमारे भारतीय व्यापारी थे। जीडी बिरला ने क्या किया, यही किया। ठीक है, मद्रास के कुछ सौदागरों जो है जो वर्मा मध्य पूर्व तथा पूर्व अफ्रीका में व्यापार करते थे। समझ में आ रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि हम यूरोप से व्यापार नहीं कर रहे, हमने थोड़ा सा जहां कॉम्पिटिशन नहीं है वहां व्यापार कर रहे हैं। तो ये सारे बिजनेसमैन थे, समझ में आया। क्यों यहां पे अंग्रेजों के साथ व्यापार क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनके पास अवसर नहीं थे यार, है ना। अंग्रेज जो थे इन्हें आगे बढ़ने का जो है अवसर नहीं दे रहे थे, तो ये यहां पे वहां पे ट्रेड कर रहे थे, यहां पे जो है ज्यादा कंपटीशन नहीं है। ठीक है, चलिए अच्छा अब बात कर लेते हैं भैया हमारे जो भारतीय मजदूर हैं, इनकी दशा कैसी थी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर जो मजदूर थे वो कहां के थे, तो आपको पता होना चाहिए यूपी बिहार से थे मजदूर थे। ये कलकत्ता, सूरत, मुंबई जाया करते थे काम के लिए। ज्यादातर कहां से थे, तो भाई ज्यादातर ये थे यूपी से और बिहार से और ये झारखंड वगैरह, जो आज का झारखंड है, यहां से जो है ज्यादातर मजदूर कहां जाते थे भाई, तो ये मुंबई में, सूरत में, कलकत्ता में, जहां ज्यादा कॉटन मिल्स थी, जहां ज्यादा मिलें थी, वहां जाया करते थे। ठीक है, इनकी दशा कैसी थी, तो देखो 1901 में जो है भारतीय फैक्ट्रियों में जो है 5,54,000 मजदूर काम करते थे। 1946 में है संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 24,36,000 संख्या बताई जा रही है। ज्यादातर जो मजदूर थे वो अस्थायी तौर पर रखे जाते हैं। अस्थायी मतलब उनका जो वो स्थायी नहीं थे, मतलब अस्थायी थे, परमानेंट नहीं हुआ करते थे, जब भी चाहे तब निकाल दिया उन्हें, है ना। फसलों की कटाई के समय जो है गांव लौट जाते थे। समझ में आ गया, जब फसलों की कटाई होती थी तब गांव लौट जाते थे, जब कोई काम नहीं होता था तो इन्हें दूसरा काम चाहिए होता था तो फैक्ट्री में आ जाते थे। तो अस्थायी रूप से काम होता था इनका। नौकरी मिलना बहुत कठिन था, है ना। नौकरी मिलना क्यों कठिन था भाई, क्योंकि भाई जिनकी जान पहचान हुआ करती थी वही नौकरी दिया करते थे, है ना। जॉबर हुआ करते थे पहले, जॉबर्स मतलब आज के टाइम पे मान लो तुम एचआर, जो एचआर होते हैं ना, एचआर नौकरी देते हैं, तो जॉबर मजदूरों की जिंदगी को पूरी तरह से नियंत्रित करते थे। भाई जॉबर कौन होता था, एक बिचौलिया होता था। मान के चलो मैं एक बहुत बड़ा मालिक हूं कंपनी का, है ना, मैंने एक बीच में बंदा बिचौलिया काइंड ऑफ रख लिया जिसका नाम क्या है, जॉबर है। जॉबर पूछ लिया जाता है जॉबर होता कौन है, जॉबर है ना। अब इसका काम क्या होगा, ये जो है मैंने इससे बोला कि भाई तू मेरे को ना 100 बंदे लाके देगा, तो ये जाएगा और ये 100 बंदों का जो है अरेंजमेंट करेगा, 100 बंदों का जो है ये अरेंजमेंट करेगा। तो इस व्यक्ति को हम क्या बोल देंगे, इस व्यक्ति को जो है हम जॉबर बोल देंगे। तो याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस जॉबर का काम क्या था कि भैया जो उद्योगपति हैं उन्हें क्या देना, उन्हें मजदूर दिलवाना। तो उस टाइम पे जो जान पहचान अच्छी हुआ करती थी आपकी जॉबर से, या फिर आपका फैक्ट्री में कोई हुआ करता था, तो उसे ही सिर्फ जॉब मिल पाती थी, बाकी किसी को जो है जॉब नहीं मिल पाती थी, है ना। तो ये जॉबर कौन थे, तो ये आप यहां पे लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो पूरा, है ना। तो उद्योगपतियों के लिए जो मजदूरों की भर्ती होती थी, तो इसका काम जो है जॉबर को दिया जाता था, सिंपल वही जॉबर हुआ करता था। ठीक है, चलिए लघु उद्योग की भविवातक। अब यहां पे क्या है बेसिकली, लघु उद्योग कौन से होते हैं। लघु उद्योग का मतलब क्या होता है, जो लाइक छोटे छोटे उद्योग होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उन्हें हम लघु उद्योग बोल देते हैं। जो छोटे स्केल पे होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उसे हम लघु उद्योग बोल देते हैं, छोटे छोटे स्तर पर होते हैं। सुनो, उद्योग में वृद्धि के बावजूद क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में बड़े उद्योगों का जो है शेयर बहुत कम था। अगर मैं भारत की बात करूं, देखो उद्योग में बढ़ोतरी तो हो रही थी, लेकिन जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है ना, उसमें शेयर बहुत कम था। बड़ी बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं खुली थी अभी तक, छोटे छोटे उद्योग तो खुल रहे थे, लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं खुल रही थी। देश के बाकी हिस्सों में जो है लघु उद्योग का बोलबाला था, छोटे छोटे उद्योग थे, छोटे छोटे स्केल पे थे। कामगारों का एक बहुत बड़ा, एक छोटा हिस्सा ही रजिस्टर्ड कंपनियों में काम करता था। 1911 में यह शेयर जो है 5% था और 1931 में 10% हो गया। यानी कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो रजिस्टर्ड जो इंडस्ट्रीज हैं, इनमें जो है बहुत छोटा हिस्सा ही काम कर पाता था, है ना। बाकी सारे किसमें काम कर रहे थे, बाकी सारे जो है लघु उद्योग में ही काम कर रहे थे।
ठीक है, ये जो हिस्सा था 5% था जो बढ़ के 10% हो गया, ज्यादा नहीं हुआ, सिर्फ दुगना ही हुआ। 20वीं सदी में क्या हुआ, 20वीं सदी में हाथ से होने वाले उत्पादन में जो है इजाफा हुआ, है ना। हथकरघा मतलब जो हाथ से चीजें बुनते हैं, हथकरघा उद्योग में लोगों ने नई टेक्नोलॉजी को अपनाया। बनकरों ने अपने करघों में जो है फ्लाइंग शटल का इस्तेमाल किया। फ्लाइंग शटल बेसिकली क्या होती है, एक मशीन होती है जिससे क्या करते हैं, इससे कपड़े की बुनाई होती है। तो जो कारीगर थे ना घर में, जो काम किया करते थे, जो लघु उद्योग में काम किया करते थे, इन्होंने एक फ्लाइंग शटल जो मशीन थी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और 1941 आते आते भारत के 35% से ज्यादा हथकरों में जो है फ्लाइंग शटल का लग चुका था। इससे बेसिकली क्या होता था, इससे कपड़े की जो बुनाई थी वो बहुत जल्दी हो जाया करती थी, है ना। तो जैसे बात करो त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचिन, बांग्ला और ये अलग अलग क्षेत्र थे, यहाँ पे 70 से 80% जो हथ कारगर थे ना, ये फ्लाइंग शटल का इस्तेमाल करते थे। इससे काम जो है बहुत जल्दी आसान हो जाया करता था। हाथों का काम तो था लेकिन चीजें बहुत आसान हो जाती थी, कपड़ा जो है जल्दी बन जाया करता था। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, अच्छा अब आखिरी टॉपिक है वस्तुओं के लिए बाजार। जो वस्तुएं हैं, जो चीजें बन रही हैं, उसके लिए बाजार कैसा था उसकी बात कर लेते हैं। क्या मार्केट क्या था उस टाइम पे। तो देखो, ग्राहकों को रिझाने के लिए, जो ग्राहक थे, जो कस्टमर था, उन्हें रिझाने के लिए उत्पादक कर्मी जो थे वो कई तरीके अपनाते थे। ग्राहक को आकर्षित करने के लिए जो है विज्ञापन का इस्तेमाल किया जाता था। भाई तो ये तो कोई नई बात थोड़ी ना, ये तो भाई कोई बहुत पुरानी बात थोड़ी ना है। आज के टाइम भी क्या होता है, आज के टाइम भी तो आप टीवी पे क्या देखते हो, ऐड देखते हो। जब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते हो, उस पर भी ऐड आते हैं। तो आज भी ये काम हो रहा है भाई। जब आप अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो आप क्या करोगे, उसका प्रमोशन करोगे, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, विज्ञापन बोल देते हैं। तो उस टाइम पर भी क्या था, लोग जो है विज्ञापन क्या करते थे। मैनचेस्टर की मैं बात करूं कि उत्पादन जो है अपने लेवल पर उत्पादन का स्थान जरूर रखते थे। जैसे होता है ना लेवल पर, क्या मतलब, जैसे जो पैकेट होता है आप देखते हो ना आज के टाइम पे, मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए, तो ये तो क्या लिखा करते थे, ये जो इनके उत्पादक हुआ करते थे उस पर लिखते थे मेड इन मैनचेस्टर, है ना। इससे क्या होता था, इससे पता चलता था ये कहां बना हुआ है। ठीक है, तो मैनचेस्टर के उत्पादक जो है अपने लेवल पर जो है उत्पादन का स्थान जरूर लिखते थे, मेड इन मैनचेस्टर, मेड इन चाइना, है ना। मेड इन मैनचेस्टर का लेबल जो है क्वालिटी का प्रतीक माना जाता था उस टाइम। सोच के देखो जरा, है ना। मेड इन मैनचेस्टर, अगर कोई वहां पे एक लेबल हुआ करता था ना, ठप्पा हुआ करता था, तो ये जाना जाता था कि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इतनी इन्होंने क्या कर दी थी, इतनी जो है इन्होंने अपनी मार्केट में जो है डिमांड डेवलप करवा दी थी। जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं ना मेड इन चाइना, तो बहुत बदनाम है क्योंकि चाइना की जो क्वालिटी होती है अच्छी नहीं होती, लेकिन इन्होंने अपनी जो है क्वालिटी इंप्रूव कर रखी थी। मेड इन मैनचेस्टर के जो प्रोडक्ट थे उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी। ठीक है, इन लेवल पर जो है सुंदर चित्र भी होते थे भाई, रिझाने के लिए। सुंदर चित्र देख के जो है लोग आप बोल सकते हो चीजें खरीदेंगे। इन चित्रों में जो है अक्सर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें होती थी। बड़े चालाक थे ये लोग। ये चीज होती थी बाहर की, लेकिन उस पर जो है भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि लोग जो है काफी रिलीजियस थे, तो लोग भैया भगवान की तस्वीर देख के चीजें ले भी लेते थे। तो बड़े ही चालाक थे लोग, बहुत स्मार्ट थे लोग। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक, है ना, 19वीं सदी के बीच की मैं बात करूं, मिडिल की बात करूं, उत्पादकों ने अपने उत्पादकों को जो है मशहूर बनाने के लिए जो है कैलेंडर बांटना शुरू कर दिया। आप देखते हो ना, कैलेंडर आपके घर में होगा, कैलेंडर लटका होगा, नीचे जो है किसी चीज का विज्ञापन भी होता है ना। तो ये जो टेक्निक है बहुत पुरानी टेक्निक है। तो ये सारी जो टेक्निक है वो ये लोग इस्तेमाल किया करते थे। भारत के उत्पादक अपने विज्ञापनों में अक्सर राष्ट्रवादी संदेशों को प्रमुखता देते थे ताकि जो है अपने ग्राहकों से जो है सीधे तौर पर जुड़ सके, है ना। जो हमारे भारतीय जो उत्पादक है वो क्या करते थे, वो कोई भी राष्ट्रवादी जो आप बोल सकते संदेश है वो अपने उत्पादकों पर दिया करते थे, ताकि क्या हो, ताकि लोग जो है थोड़ा सा जुड़ाव फील करें कि हमारा ये भारतीय प्रोडक्ट है, हम इसे खरीदेंगे। तो ऐसे क्या हुआ भाई, ऐसे भी जो है धीरे धीरे करके हमारे देश में भी जो है औद्योगिकरण शुरू हुआ, और आज के टाइम पे भी जो है औद्योगिकरण हो रहा है। तो भैया इसी के साथ क्या हुआ, इसी के साथ जो हमारा चैप्टर खत्म हो गया। शुरू तो हो गया था, खत्म हो गया है। और आई होप आपको जो चैप्टर है बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। जल्दी से बताओ, आया या नहीं आया, फटाफट से बताओ। मतलब मजा आ गया या नहीं आया, पता नहीं चला। वैसे 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा से ऊपर हो चुका है बेसिकली, है ना। मजा आया या नहीं आया। और अगली क्लास में क्या करेंगे, हम क्विज कर लेंगे। क्विज के बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगा। और हाँ भाई, होमवर्क करना ना भूलना, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, होमवर्क जरूर करना आप लोग, ठीक है। मजा आ गया ना। तो भैया अगर मजा आया हो तो लाइक भी करना, और जो लाइक हैं ये बहुत कम दिख रहे हैं, 400 पहुंचा देना फटाफट से, ठीक है। चलिए, तो भाई आई होप आपको पूरा जो चैप्टर है मैंने कहानी की तरह पढ़ाया है समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।